चलिए तो ध्यान से सुनिए भाई, तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा पर बात कर रहे हैं भाई, ध्यान से सारी बातों को सुनते रहिए। पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। पहला सवाल देखिएगा, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। पहला सवाल देखा जाए, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। हाँ, तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय अगर पूछा जाएगा तो याद से बताना है। हाँ, ये लखनऊ के अंदर भाई, तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां? लखनऊ में। हाँ, तो याद रखना है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां स्थित है, तो बताना क्या है भाई? लखनऊ के अंदर स्थित है। बात क्लियर हुआ। भारत कला भवन कहां है? हाँ, वाराणसी के अंदर है भारत कला भवन। तो पूछा जाएगा कि भारत कला भवन कहां है, तो बताना है भारत कला भवन ये वाराणसी के अंदर स्थित है। हाँ, बनारस के अंदर स्थित है। तो याद रखना भारत कला भवन कहां है, तो बनारस बता के चलना। क्या बताना भाई? बनारस बता के चलना। बात क्लियर हुआ। विंध्याचल क्षेत्र अगर पूछा जाए तो मिर्जापुर बताइएगा। अगर पूछा जाए कि विंध्याचल क्षेत्र जो है, तो बताना है कि विंध्याचल क्षेत्र जो है ये किसे कहते हैं? ये विंध्याचल क्षेत्र जो है मिर्जापुर के अंदर स्थित। कहां स्थित है भाई? विंध्याचल क्षेत्र मिर्जापुर के अंदर स्थित है, हस्तिनापुर मेरठ में। हस्तिनापुर कहां है? तो हस्तिनापुर मेरठ में है। तो लिखिएगा हस्तिनापुर अगर पूछा जाए तो हस्तिनापुर मेरठ के अंदर स्थित है भाई। तो हस्तिनापुर कहां स्थित है? तो मेरठ के अंदर स्थित है हस्तिनापुर। बात क्लियर हुआ। विंध्याचल जो है पूछा जाएगा तो विंध्याचल क्षेत्र मिर्जापुर, और हस्तिनापुर कहां स्थित है? तो मेरठ बताइएगा। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहां है? बिठूर में। लिखिएगा महर्षि वाल्मीकि का आश्रम बिठूर। महर्षि वाल्मीकि आश्रम अगर पूछा जाए तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम अगर पूछा जाए तो बताइएगा हाँ, ये बिठूर। तो याद रखना है कहां स्थित है भाई? बिठूर। और ये कानपुर में पड़ता। कहां पड़ता भाई? कानपुर के अंदर पड़ता है। तो याद रखिएगा कानपुर के अंदर पड़ता। बिठूर जो है कहां? कानपुर के। आगरा में है दयाल बाग। पूछा जाएगा दयाल बाग कहां? तो आगरा बताइएगा। तो दयाल बाग आगरा में है। दयाल बाग कहां भाई? हाँ, दयाल बाग अगर पूछा जाए तो दयाल बाग जो है ये आगरा में स्थित है, आगरा के अंदर। तो एक बात और बता दें, यहीं पर राधा स्वामी पंथ जो है अगर पूछा जाए कि राधा स्वामी किससे संबंधित, तो राधा स्वामी पंथ से संबंधित है। राधा स्वामी पंथ से संबंधित है दयाल बाग। कहां स्थित है? आगरा में। तो दयाल बाग जो है ये राधा स्वामी पंथ से संबंधित पूछा जाएगा। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया भाई? तो अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया है। अगर पूछा जाए कि बदायूं का जामा मस्जिद किसने बनवाया था? इल्तुतमिश। बदायूं के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो बदायूं के जामा मस्जिद का निर्माण, बदायूं के जामा मस्जिद का अगर निर्माण पूछा जाए तो बताइएगा किसने करवाया भाई? इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया। तो बदायूं में जामा मस्जिद किसने बनवाया था? इल्तुतमिश। जौनपुर की स्थापना किसने किया? जौनपुर की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर की स्थापना किया गया। आगरा अगर पूछा जाए तो आगरा की स्थापना किसने किया भाई? तो याद रखना है सिकंदर लोधी 1504। सिकंदर लोधी के द्वारा किया गया। सिकंदर लोधी ने किया था 1504 में किया था। और फतेहपुर सीकरी अकबर ने। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया भाई? अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी बनाया गया। लिख लीजिएगा भाई। तो बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा, जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया, आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोधी ने करवाया था, और फतेहपुर सीकरी आपको पता किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा कराया गया। ठीक है भाई। पूछा जाएगा कि बताइएगा अनूप वेदिका कहां है? तो अनूप वेदिका पूछा जाए तो बताना चुनारगढ़। कहां बताना भाई? चुनारगढ़ बताइएगा। अनूप वेदिका, अनूप वेदिका अगर पूछा जाए तो ये चुनारगढ़ बताइएगा। कहां? चुनारगढ़ बताना है। अनूप वेदिका
चुनारगढ़ में स्थित है अनूप वेदिका? बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है और यह सवाल पूछा जाएगा। चुनारगढ़ तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो है अनूप वेदिका स्थित है। चुनारगढ़ में कहां पर भाई? चुनारगढ़ के अंदर स्थित है। बात क्लियर हो गया भाई। और यहां पर जो है आप देखेंगे तो यह सवाल आपके पेपर के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही सवाल आएंगे जो आपने सुना नहीं होगा वही सवाल पेपर में पूछा जाएगा। बात क्लियर हुआ भाई? चलिए तो अगले सवाल पर बात करते हैं। ये हो गया भाई अनूप वेदिका। लेकिन अगर अनूप शहर पूछा जाए, वो बुलंदशहर में, अनूप शहर कहां स्थित है? तो अनूप शहर जो है, हाँ, ये कहते हैं बुलंदशहर। किसे कहते हैं भाई? तो बुलंदशहर को कहा जाता है। बुलंदशहर को अनूप शहर के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना इसको भी। आपसे पूछा जाएगा कनक भवन कहां है? आप अयोध्या बताइएगा। कनक भवन अयोध्या में है। तो याद रखना है कनक भवन कहां स्थित है? तो अयोध्या बताना है। तो अयोध्या बताइएगा। कनक भवन कहां बताना भाई? तो कनक भवन अयोध्या में है। कामदगिरी पर्वत कहां है? चित्रकूट में। कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में। कामदगिरी पर्वत अगर पूछा जाए तो बताना है चित्रकूट। कहां बताना भाई? चित्रकूट बताइए। कामदगिरी पर्वत चित्रकूट के अंदर कहां पड़ता है? चित्रकूट में पड़ता है। कलिंजर का दुर्ग कहां बांधा? कलिंजर का दुर्ग पूछा जाए बांधा तो पूछा जाएगा कलिंजर का दुर्ग, तो कहां बताना? बांधा। हाँ, तो ये बांधा के अंदर पड़ता है। कलिंजर का दुर्ग कहां पड़ता भाई? बांधा के अंदर पड़ता है। 84 गुंबद अगर पूछा जाए जालौन में है। 84 गुंबद अगर पूछा, यहां लिख देते हैं 84 गुंबद अगर पूछा जाए तो बताना है 84 गुंबद जो है ये कहां पड़ता है? जालौन में। तो जालौन के अंदर पड़ता है 84 गुंबद। तो याद रखना है ये जालौन के अंदर है। हाँ, 84 गुंबद कहां भाई? तो जालौन के अंदर पड़ता है। 84 गुंबद जालौन में है। बात समझ में आ भाई? 84 गुंबद कहां है? तो जालौन के अंदर पड़ता है। आपसे कामदगिरी पर्वत पूछा जाए तो चित्रकूट बताइएगा। कनक भवन पूछा जाए अयोध्या बता के चलना है। और याद रखना बदायूं में है जामा मस्जिद, जिसका निर्माण किसने किया था? इल्तुतमिश। किसने किया था भाई? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। वैसे मुरादाबाद में भी एक जामा मस्जिद है, तो याद रहे मुरादाबाद के अंदर भी एक जामा मस्जिद है। तो याद रखना जामा मस्जिद अगर पूछा जाए, अगर ऑप्शन में दिया हो, अगर ऑप्शन में दिया हो मुरादाबाद, तो हाँ, तो याद रख जामा मस्जिद जो है ये मुरादाबाद में भी कहां स्थित है? तो मुरादाबाद के अंदर भी है। तो इसको भी याद रखना है। और दिल्ली वाला तो आपको पता ही है, दिल्ली वाला पता है। तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ के अंदर। कहां? लखनऊ के अंदर। भारत कला भवन वाराणसी के अंदर है। विंध्याचल क्षेत्र मिर्जापुर है। हस्तिनापुर जो है मेरठ में पड़ता है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम बिठूर के अंदर। दयाल बाग आगरा में। और यह राधा स्वामी पंथ से संबंधित है। बदायूं के जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने किया और जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक और आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने 1504 में किया था। कब किया था? 1504 में किया था। बात समझ में आया भाई? क्लियर हो गया? चलिए तो अगले महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात किया जाए। पूछा जाएगा अवध का स्वतंत्र शासक कौन था? तो अवध का, हाँ, अवध का स्वतंत्र शासक सादत खां। अवध का स्वतंत्र शासक अगर पूछा जाए तो बताना है अवध का स्वतंत्र शासक अगर पूछा जाए तो बताना सादत खां। क्या बताना भाई? सादत खां का नाम याद रखना है। यही जो है, हाँ, अवध के स्वतंत्र शासक का नाम था सादत खां। बात क्लियर हुआ भाई? चलिए तो याद रखिएगा अगर पूछा जाए। अब हम लखनऊ की बात करें तो 18वीं शताब्दी की बात है। 18वीं शताब्दी की बात है। नवाब आसफुद्दौला के द्वारा, हाँ, जो आगरा मतलब ये जो लखनऊ है, लखनऊ जो नगर है, इसको नियोजित किया था किसने? तो नवाब आसफुद्दौला ने किया था। किसने किया था भाई? तो नवाब आसफुद्दौला ने इसको नियोजित करने का प्रयास किया था। अगर पूछा जाए कि लखनऊ नगर को किसने व्यवस्थित किया था तो नवाब आसफुद्दौला, क्या नाम है? नवाब आसफुद्दौला ने व्यवस्थित किया था। लेकिन अंग्रेजों के शासनकाल में हरकोर्ट बटलर, दो बातें याद रखना भाई। एक याद रखना हरकोर्ट बटलर, हाँ, हरकोर्ट बटलर, हरकोर्ट बटलर। और बात करें तो नवाब आसफुद्दौला, हाँ, तो याद रखना है नवाब आसफुद्दौला, आसफुद्दौला, इन दोनों लोगों ने क्या किया?
इन दोनों लोगों के द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा दोनों लोगों ने क्या किया था, लखनऊ को नियोजित करने का प्रयास किया था। क्या किया था भाई, लखनऊ नगर को क्या किया था, नियोजित किया था, मतलब सुव्यवस्थित क्या किया था, सुव्यवस्थित किया था। तो पूछा जाएगा कि लखनऊ नगर को सुव्यवस्थित करने वाले नवाब कौन थे, तो नवाब आसिफुद्दौला यहां लिखा है। और अंग्रेज का नाम पूछा जाए, हरकोर्ट बटलर। क्या नाम है, हरकोर्ट बटलर। तो इन दोनों का नाम याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है भाई, चर्चा कर रहे हैं भाई। चलिए अब अगर हम बात करें तो 2-3 बातें याद रखिएगा। 1892 की बात करें, 1892 में कांग्रेस का इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था। 1892 इलाहाबाद में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो अध्यक्ष कौन थे, तो 1892 में WC बनर्जी। 1892 कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद, कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष, इलाहाबाद अगर पूछा जाए इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष तो WC बनर्जी। अधिवेशन के अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो क्या बताइएगा भाई, WC बनर्जी का नाम बताना है। हाँ, WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसे बीच से उठा के सवाल पूछा जाएगा। 1905 में बनारस में हुआ है, 1905 बनारस में। हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले। तो 1905 बनारस, हाँ बिल्कुल जो बता रहे लिखिए भाई, ध्यान से सुनिएगा। 1905 अगर पूछा जाए कांग्रेस के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था भाई, तो 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष, वाराणसी अधिवेशन का अध्यक्ष पूछा जाएगा तो याद से बताना है वाराणसी अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, तो वाराणसी अधिवेशन का अध्यक्ष पूछा जाएगा। तो बताना क्या भाई, यहां पर गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। तो याद रखना है गोपाल कृष्ण गोखले का नाम याद रखिएगा। 1905 वाला बड़ा ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा पेपर में, ध्यान रहे ऐसे ही सवाल आते हैं, ठीक है भाई। तो पूछा जाएगा 1905 में, ये मिलाने वाला सवाल है, ऐसे ही सवाल मिलाने वाला पूछा जाएगा। बात समझ में आया भाई। चलिए 1936 का भी बता दें क्या, 1936 भी लिख लीजिएगा, नोट करिएगा। 1936 लखनऊ में हुआ था। हाँ, 1936 लखनऊ में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे नेहरू जी। तो 1936 अगर पूछा जाए, 1936 कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन अगर पूछा जाए तो बताइएगा कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो यहां पर हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम याद रखना है भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम याद रखिएगा। ये पूछा जाएगा 1936। तो हाँ पूछा जाएगा 36 में कौन था, तो यहां बताइएगा कौन थे भाई, नेहरू जी हो जाएंगे भाई। क्लियर हो गया। चलिए जामा मस्जिद मुरादाबाद में भी है, 84 गुंबद जालौन, अनूप वेदिका चुनारगढ़, अनूप शहर बुलंदशहर में है, कनक भवन अयोध्या है, कामदगिरी पर्वत चित्रकूट है और कलिंजर का दुर्ग कहां है, बांदा के अंदर है। कलिंजर का दुर्ग कहां, बांदा के अंदर। बात क्लियर हो कहां भाई, बांदा के अंदर पड़ता है कलिंजर का दुर्ग। कहां पड़ता भाई, तो बांदा के अंदर पड़ता है कलिंजर का दुर्ग। बात क्लियर हो गई भाई, इतनी बातें। चलिए और भी सवाल पर बात करें तो याद रखिएगा आल्हा और रूदल। हाँ, तो आल्हा और ऊदल कहते हैं, ऊदल, लोग इनको रूदल कहते हैं लेकिन नाम है ऊदल। आल्हा ऊदल दोनों वीर भाई थे। दोनों क्या थे भाई, दोनों वीर भाई थे और इनका संबंध महोबा से, कहां से है, तो महोबा से। तो पूछा जाएगा आल्हा वाला क्षेत्र क्या, तो महोबा। आल्हा ऊदल कहां से थे, तो महोबा से। कहां थे भाई, महोबा से थे आल्हा ऊदल। ठीक है भाई। चलिए बुंदेलखंड को जोजाक भुक्ति कहा जाता है। बुंदेलखंड को क्या कहते हैं भाई, तो याद रखना है बुंदेलखंड को जोजाक भुक्ति कहा जाता है। जोजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाएगा बुंदेलखंड को क्या कहते हैं भाई, जोजाक भुक्ति। अभी कल ही बताएं। तो बुंदेलखंड को क्या कहते हैं, जोजाक भुक्ति कहते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना नाम अगर पूछा जाए तो याद संयुक्त प्रांत बताइएगा। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या, यूनाइटेड प्रोविंस। तो हाँ, उत्तर प्रदेश का, यूपी का अगर पूछा जाए पुराना क्या नाम था, तो पुराना नाम अगर पूछा जाए तो बताना है संयुक्त प्रांत। क्या बताइएगा, संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस, या इसी को अंग्रेजी में कहते थे यूनाइटेड
प्रोविंस कहते थे। तो याद रखना है, हाँ, इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। तो ये भी याद रखना है, यूपी का पुराना नाम। तो अवध का स्वतंत्र शासक था सादत खां। क्या नाम था भाई? सादत खां। नवाब आसफुद्दौला और हरकोट बटलर, इन दोनों लोगों ने लखनऊ को व्यवस्थित करने का, नियोजित करने का प्रयास किया था। तो दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा। 1892 कांग्रेस का जो है इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो WC बनर्जी, माने व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1905 के जो अधिवेशन बनारस का अध्यक्ष कौन था? तो कई बार पूछा गया सवाल, कई बार आया है, बहुत बार आया भाई। तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। 1936 में कौन थे भाई? तो जवाहरलाल नेहरू। और ये लखनऊ में कहा हुआ था? तो ये लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। कहां किया गया था भाई? तो लखनऊ के अंदर किया गया था। वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में विधान परिषद अगर पूछा जाए तो विधान परिषद कितने भाई? तो वर्तमान में विधान परिषद सीटों की संख्या 100। विधान परिषद अगर सीटों की संख्या पूछा जाए तो वर्तमान में 100 सीट है। कितने भाई? तो वर्तमान यूपी, हाँ, यूपी के वर्तमान यूपी विधान परिषद के सीटों की संख्या कितना है? तो अभी 100 सीट। कितने भाई? 100 सीट अभी हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब उत्तराखंड नहीं बना था तो उस समय थी 108। उत्तराखंड बनने से पूर्व उत्तर प्रदेश विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी थी भाई? तो उत्तराखंड बनने से पूर्व अगर पूछा जाए तो उत्तराखंड बनने से पूर्व विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी थी भाई? उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीटों की संख्या अगर पूछा जाए 108 थी। सीटों की संख्या थी 108। अब सवाल देखिए, घुमा घुमा पूछेगा तो याद रहे, महत्वपूर्ण पॉइंट है, लिख लीजिएगा। ऐसे ही सवाल पेपर में पूछा जाएगा। अभी वर्तमान में 100 है, लेकिन विधान परिषद जो है अगर पूछा जाए तो उसके पहले कितना था? तो उसके पहले कितना था भाई? तो उसके पहले 108 था। कितना था? पहले 108 था। अभी जो है कितना है? तो अभी वर्तमान में 100 है। बात क्लियर हुआ? पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सीटों पर मनोनीत करते हैं? उत्तर प्रदेश विधान परिषद में लिख लीजिए, नहीं पता है लिखिएगा 10। उत्तर प्रदेश, हाँ नोट करिएगा, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा कितने सीटों पर मनोनीत किया जाता है भाई? तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद में अगर पूछा जाए, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने, हाँ, विधान परिषद राज्यपाल कितने जो है, कितने सीटों पर मनोनीत करते हैं? कितने सीटों पर क्या करते हैं भाई? मनोनीत करते हैं। तो याद रखना उत्तर हो जाएगा 10। हाँ, 10 सीट पर राज्यपाल क्या करते हैं भाई? तो 10 सीट पर राज्यपाल मनोनीत करते हैं। अगर आपसे बटे में लिखा रहे तो 1/6, अगर बटे में लिखा रहे तो 1/6। वैसे लिखना है 10 सीटों पर मनोनीत करते हैं। कितने सीटों पर? 10 सीटों पर मनोनीत करते हैं। इतनी बातें समझ में आ गया भाई? क्लियर हो गया? हाँ, तो समझ में आई इतनी बातें? चलिए, तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद में अभी 100 सीट है, राज्यपाल 10 सीटों पर मनोनीत करते हैं। वर्तमान उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सीट, लेकिन उत्तराखंड बनने से पूर्व कितना था पहले? तो पहले 108 था। कितना था भाई? 108 था। बात क्लियर हुआ? चलिए, पूछा जाएगा नगर का पहला नागरिक कौन होता है? नगर का, ध्यान से सुनिए, नगर का पहला नागरिक कौन होता है? तो नगर का पहला नागरिक मेयर होता है। नगर का पहला नागरिक कौन होता? ध्यान से सुनिएगा, नगर का अगर पूछा जाए पहला नागरिक कौन होता है तो नगर का पहला नागरिक होता है क्या? तो मेयर होता है। कौन होता भाई? मेयर होता है। नगर का पहला नागरिक मेयर होता है। बात क्लियर हुआ भाई? चलिए, यही क्या होता है? यही नगर निगम का पदेन सदस्य भी है। यही क्या होता है? तो ये जो है नगर निगम का क्या होता भाई? मेयर जो होता है नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। तो ये भी याद रखना है, पदेन सदस्य होता है। आप बताइए, अभी हम सिद्धार्थ नगर नौगढ़ में हैं, अभी हम सिद्धार्थ नगर में हैं। अभी जो ये नौगढ़ वाला क्षेत्र है क्या भाई? नगर पालिका है। तो अभी वर्तमान में नगर पालिका मतलब नौगढ़ में पहला आदमी किसे माना जाएगा? तो याद रखें, बिल्कुल करेक्ट, नगर पालिका अध्यक्ष वही क्या होता है? वही यहां का जो चेयरमैन होता है वही पहला नागरिक होता है। और अगर नगर निगम की बात करें तो नगर निगम में मेयर होता है। नगर निगम में क्या होता है भाई? मेयर होता है। और उस नगर का पहला नागरिक मेयर को माना जाता है।
बात क्लियर हुआ भाई। आपके गांव में जो आपका प्रधान होगा वही क्या होगा, वही पहला नागरिक होगा, वही क्या होगा, वहां का पहला नागरिक होता है। बात समझ में आया? हाँ, भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति है। भारत का कौन है भाई? भारत का पहला नागरिक क्या है? तो राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होता है। बात क्लियर हुआ भाई? तो इतनी बातें आपको याद रखना है। तो वर्तमान विधान परिषद में सीटों की संख्या कितना बता दिया? 100। बुंदेलखंड को जुजाग भुक्ति कहा जाता था। आल्हा रूदल दो भाई वीर भाई महोबा। ठीक है भाई। जिस दिन आल्हा का जन्म हुआ, धरती धंसी 2.5 हाथ। ये किसमें भाई? ये आल्हा है। ये क्या है? तो पूछा जाएगा, ऐसे ही सवाल पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है भाई। जिस दिन जन्म भयो आल्हा का, धरती धंसे 2.5 हाथ। तो ये भी क्या है? ये आल्हा है। ये भी सवाल पेपर में आया हुआ है। ठीक है भाई। तो हाँ, तो 12 बरस ले कुकुर जिए, 13 ले जिए सियार। ये भी क्या है? ये भी आल्हा है। ठीक है भाई। तो आल्हा कौन सा क्षेत्र है? तो ये महोबा वाला क्षेत्र है। ये क्या है? महोबा वाला क्षेत्र है। पूछा जाएगा। चलिए आप हमें बताइएगा, अगर सवाल ये पूछा जाए, ध्यान सुनिएगा, यहां से सवाल ये पूछा जाए कि जो आपका जो है, आपके ब्लॉक का जो ब्लॉक प्रमुख होगा, ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए, हाँ, तो ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए, हाँ, अगर पूछा जाए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो न्यूनतम आयु कितना होगा भाई? 21 वर्ष ही होगा। आप कहेंगे कैसे? ब्लॉक प्रमुख, ध्यान सुनिएगा, ब्लॉक प्रमुख वही बनता है जो जीतता है बीडीसी का चुनाव। बीडीसी माने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। बात समझ में आया? इसी को कहते ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में क्षेत्र पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य कहते हैं। तो जब बीडीसी वाला चुनाव जीत जाएगा, गाँव में कहला हम बीटीसी लड़ब, बीटीसी तो बीडीसी और बीटीसी में अंतर है। ठीक है भाई। तो बीडीसी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, ये जो है एक मिनी सदन है। ये क्या है? जैसे लोकसभा राज्यसभा, ऐसे ही ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल ये भी मिनी सदन है। ठीक है भाई। तो यहां पर भी आप देखेंगे ये वैसे ही जैसे लोकसभा राज्यसभा की तरह है। तो हाँ, बीडीसी बिल्कुल। तो याद रहे, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, इनको वोट कौन देगा? आप ही देंगे। आप ही तो वोट देंगे भाई। इनको कौन देगा? अरे आप ही तो वोट देंगे। बीडीसी को वोट कौन देगा? आप ही देंगे। ठीक है भाई। आप अभी देखिएगा, अभी चुनाव आ रहा है ना, इसमें एक ध्यान सुनिएगा, एक चुनाव होगा, सबसे छोटा चुनाव उसको कहते हैं क्या? उसको ग्राम सदस्य। क्या होता है ग्राम सदस्य? सबसे छोटा चुनाव चिन्ह आम ले घूमत है, इसे सबसे छोटा क्या है? ग्राम सदस्य का है। उसके ऊपर बढ़ेंगे ग्राम सदस्य तो बीडीसी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई। इसको भी आप ही वोट देंगे। इसके ऊपर बढ़ेंगे प्रधानी वाले में भी आप ही वोट देंगे। इसके ऊपर बढ़ेंगे जिला पंचायत सदस्य में भी आप ही वोट देंगे। 4 वोट। कितना? 4 वोट। जो बीडीसी का चुनाव जीतेगा तो वो क्या करेगा? पूरे ब्लॉक में जितने ब्लॉक हैं, उस पूरे ब्लॉक में आप देखिएगा एक व्यक्ति बनता है बीडीसी। तो बीडीसी भी चुनाव लड़ता है। बीडीसी चुनाव लड़ेगा ब्लॉक प्रमुखी वाला। तो जितने लोग बीडीसी चुनाव जीते हो, तो उसी में से एक व्यक्ति बनता है ब्लॉक प्रमुख। चुनाव जीतेगा तो बन जाएगा क्या? ब्लॉक प्रमुख। इसीलिए आपने गांव में सुना होगा कि फलाने ब्लॉक प्रमुख ही लड़ते हैं और हम बीडीसी हुई तो हमें कुछ मिल जाए। ठीक है भाई। हमें कुछ मिल जाए, केहू मोटरसाइकिल मिल जाए, केहू कुछ पैसा मिल जाए। ठीक है भाई। केहू ईमानदार बा भैया, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें खाली चाहे काम, हमें 2 पुल दे दियो बनवा ले, 2 पुल। तो ऐसे ही होता है। ठीक है भाई। तो इसको समझिएगा। अब देखिए, बीडीसी बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? 21 साल। पर जब 21 साल वाला बीडीसी बनेगा तो वही ना ब्लॉक प्रमुख बनेगा, तो वही बनेगा। तब भी एज कितना होना चाहिए भाई? न्यूनतम 21 साल ही होना चाहिए। ठीक है भाई। तो ऐसे ही कॉमन सेंस लगा लीजिएगा। हाँ, चलिए, तो महत्वपूर्ण सवाल पर बात कर रहे हैं। अब पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा भाई, पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास की स्थापना कहां हुई? लिख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अगर पूछा जाएगा कहां स्थापित है, तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास कानपुर में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहां भाई? कानपुर के अंदर। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम जो है, हाँ, कहां बताना भाई? तो कानपुर बता के चलना है भाई। इसका उत्तर हो जाएगा कानपुर हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम अगर पूछा जाए तो कानपुर बताइए। देखिए, लखनऊ नहीं बताना है, क्या बताना है? कानपुर बता देना है। उत्तर प्रदेश
औद्योगिक विकास निगम कानपुर। वैसे कानपुर उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, तो पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी लखनऊ है, आर्थिक राजधानी पूछा जाएगा क्या बताइएगा, कानपुर बताइएगा भाई। आर्थिक राजधानी क्या है, कानपुर। जैसे भारत की बात करें, भारत की प्रशासनिक राजधानी दिल्ली, नई दिल्ली। और अगर हम आर्थिक राजधानी बात करें तो मुंबई, मायानगरी मुंबई क्या हो जाएगा भाई, तो मायानगरी मुंबई हो जाएगा। बात समझ में आया, तो इसलिए दोनों बातें याद रखिएगा। और कानपुर जो है इसको कहा जाता, ध्यान सुनिएगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। किसे कहा जाता है, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत का अगर पूछा जाए, उत्तर प्रदेश का मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहां है भाई, कानपुर में। उत्तर प्रदेश का मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, उत्तर प्रदेश का प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज अगर पूछा जाए तो बताना है, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहां स्थित है, तो इसका उत्तर भी हो जाएगा कानपुर। कहां हो जाएगा भाई, इसका उत्तर भी कानपुर ही बताना। मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहां है, कानपुर में है भाई। तो याद रहे भाई, महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जाएगा तो ऐसे ही सवाल बताना है। चलिए, पूछेगा कि उद्योग बंधु क्या है, उद्योग बंधु योजना क्या है। उद्योग बंधु अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो भी उद्यमी माने बिजनेसमैन, उत्तर प्रदेश में जो भी लोग बिजनेस लगाना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, तो उनको सहायता करने के लिए कौन सी योजना शुरू किया गया, तो उद्योग बंधु योजना। क्या शुरू किया गया भाई, तो याद रहे अगर पूछा जाए तो उद्योग बंधु योजना क्या है, तो उद्योग बंधु योजना जो है उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने वाले लोगों को सहायता प्रदान करना। ठीक है भाई, तो यूपी में उद्योग लगाने वाले लोगों को क्या करना भाई, लोगों को सहायता प्रदान करना। ठीक है भाई, तो जैसे अगर हम फैक्ट्री कोई लगाना चाहते हैं तो हमको आसानी से कोई व्यक्ति मिल जाए जो हमारा हेल्प करे, तो क्या हो जाएगा भाई, हम तो खुश हो जाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन हम खुद परेशान रहें तो भाई दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए उद्योग बंधु क्या करता है, ये जो हमारे यहाँ उद्यमी है, मतलब जो बिजनेस लगाना चाहते हैं उनको क्या करता है ये, तो ये सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। चलिए, उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई, बिल्कुल करेक्ट, उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना लिखिएगा, उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना। पर्यटन विकास निगम की स्थापना अगर पूछा जाए तो क्या बताइएगा, इसकी स्थापना हुआ 1974 में। कब हुआ भाई, 1974 में उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में हुआ है। तो ध्यान से लिखिएगा, उत्तर प्रदेश अगर पूछा जाए पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुआ, तो 1974 में हुआ है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में किया गया है। बात क्लियर हुआ। अगर हम बात करें तो याद रहे उत्तर प्रदेश जनसंख्या में तो पहला स्थान रखता ही है। याद रखिएगा, सवाल ये पूछे कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सभी श्रेणियों में कामगारों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो याद रहे उत्तर प्रदेश में। तो किस राज्य में सभी श्रेणियों में कामगारों की संख्या सबसे ज्यादा, तो उत्तर प्रदेश। ठीक है भाई, याद रखिएगा, सभी श्रेणियों में कामगारों की, अगर पूछा जाए कामगारों की सर्वाधिक संख्या तो उत्तर प्रदेश के अंदर में, तो कामगारों की सर्वाधिक संख्या कहां मिलेगा, तो उत्तर प्रदेश में ही मिलेगा। हर कौशल के लोग यहां पर रहते हैं भाई, हर टेक्निक वाले लोग रहते हैं। आप खोजेंगे तो हर टाइप के व्यक्ति मिल जाएंगे, जो भी प्लम्बर से लेकर जो है बीड़ी फूकने वाले भी यहाँ घूम रहे हैं। फ्री में खाली बीड़ी पिलाइए उनको, ले जो है आप चले जाइए यहाँ से गोरखपुर, चलो काम है, चाय पियाओ, बंबई घुमा दो, टिकट का पैसा दे दो, खाना पीना खिलाओ और लेके चल जाओ ना, ठहराओ। ठीक है भाई, तो ठहरे वाले भी लोग यहाँ घूम रहे हैं। तो ऐसा याद रखिएगा, सभी श्रेणियों में कामगारों की संख्या कहां भाई, उत्तर प्रदेश में। अच्छे लोग भी मिलेंगे, मतलब हर स्किल के लोग यहां पर उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। तो याद रखिएगा, पूछेगा सभी श्रेणियों में कामगारों की संख्या सबसे ज्यादा कहां है, तो उत्तर प्रदेश बता के चलना है। बात क्लियर हुआ भाई। चलिए, पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी कहां नियोजित हैं, उत्तर प्रदेश में, और कहां पर, कृषि क्षेत्र में। सबसे ज्यादा नियोजित कर्मचारी कहां भाई, तो सर्वाधिक नियोजित कर्मचारी कहां है,
हाँ, सर्वाधिक नियोजित कर्मचारी अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा नियोजित कर्मचारी अगर पूछा जाए तो बताना है ये कृषि क्षेत्र में कहां है, कृषि क्षेत्र में है भाई। सबसे ज्यादा नियोजित कर्मचारी कृषि क्षेत्र में है। किस क्षेत्र में भाई, तो कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा नियोजित कर्मचारी पाए जाते हैं। बात क्लियर हुआ भाई। जैसे पापा पानी चलावत तो कहा था हम जाई देख आई, पापक देखे जाते देखे, हाँ कहा था हम जाई तो देख आई पनिया कैसे चलत है। अरे भाई तो याद रहे बिना काम के मेढ़ जाके देखत है पानी यहाँ कटी गए या तनी ऐसा कह दो मैंने झूठो समझावत है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आप देखिएगा नियोजित कर्मचारी कहां मिलते हैं भाई, तो कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा नियोजित कर्मचारी पाए जाते हैं। बात क्लियर हुआ। चलिए, उत्तर प्रदेश का आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? उत्तर प्रदेश के आय का सबसे बड़ा स्रोत नहीं, उत्तर प्रदेश के आय का सबसे बड़ा स्रोत पूछा जाएगा सामान्य व्यापार कर। उत्तर प्रदेश के आय का सबसे बड़ा स्रोत पूछा जाए, लिख लीजिएगा, यूपी के आय का सबसे बड़ा स्रोत, यूपी के आय का सबसे बड़ा स्रोत पूछा जाए तो सबसे बड़ा स्रोत अगर पूछा जाए तो याद रहे सामान्य क्या भाई, सामान्य व्यापार कर है, सामान्य व्यापार कर, यही तो है भाई सामान्य व्यापार कर। तो याद रखिएगा यूपी के आय का स्रोत क्या है, सबसे बड़े आय का स्रोत क्या भाई, तो सामान्य व्यापार कर। याद रखिएगा, समझ में आए। उद्योग बंधु योजना समझ में आया भाई, यूपी में उद्योग लगाने से में सहायता प्रदान करना है। यूपी का मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहां भाई, कानपुर के अंदर है। यूपी औद्योगिक विकास निगम कहां है, तो कानपुर में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कानपुर में हुआ है। पूछा यह जाएगा कि बताइएगा उत्तर प्रदेश में व्यापार सुविधा केंद्र कहां है, तो व्यापार सुविधा केंद्र पूछा जाए बनारस के अंदर। कहां भाई, बनारस के अंदर उत्तर प्रदेश पूछा जाएगा व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम लिखिएगा, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम। एवं अगर पूछा जाए क्राफ्ट म्यूजियम तो बनारस के अंदर बताना भाई। तो ये वाराणसी को बता के चलना है, इसका उत्तर हो जाएगा वाराणसी। तो व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम अगर पूछा जाए तो क्या बताइएगा भाई, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा बनारस हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बनारस हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसका उत्तर बनारस हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए, बनारस याद रखिएगा। यहीं पर क्या भाई, सब्जी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा जाएगा कहां है, तो यही है। तो सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां भाई, यहीं पर है सबसे ज्यादा। तो क्लियर हो गया। चलिए, अब पूछा जाएगा किस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में औद्योगिक वृद्धि हुई थी। हाँ, किस पंचवर्षीय योजना में, किस पंचवर्षीय योजना लिखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। किस पंचवर्षीय योजना में यूपी में सर्वाधिक औद्योगिक वृद्धि, औद्योगिक विकास दर्ज किया गया, तो 10वीं औद्योगिक विकास दर्ज किया गया। तो याद रखना है औद्योगिक विकास दर्ज किया गया अगर पूछा जाएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई उत्तर प्रदेश में 10वीं पंचवर्षीय योजना। क्या 10वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा औद्योगिक विकास देखने को मिलता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा औद्योगिक विकास देखने को मिलता है, मतलब 10.5% की वृद्धि देखने को मिलती है, 10.8% की वृद्धि देखने को मिलती है। तो उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास दर में सबसे ज्यादा वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना में हुआ, 10वीं में लगभग 10.8% की वृद्धि यहां से देखने को मिलती है। बात समझ में आया भाई। तो सबसे ज्यादा वृद्धि जो है ये हुआ था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ये सवाल पेपर के लिए बड़ा ही आईएमपी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे ही सवाल पेपर में आएंगे और आप पंचवर्षीय योजना पढ़ के जाएंगे और उसमें से यूपी के परिप्रेक्ष्य में याद करना है, ऐसे नहीं याद करना है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में याद रखना है। अच्छा, तो अगले सवाल की तरफ अगर बात करें तो पूछा यह जाएगा कि उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक दर, नकारात्मक माने ऋणात्मक हो गया, तो किस पंचवर्षीय योजना में, तो पूछा लिखिएगा, नोट करिएगा, उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर, उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर किस पंचवर्षीय योजना में रही। उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर, नकारात्मक
औद्योगिक विकास दर, ठीक है भाई, नकारात्मक औद्योगिक विकास दर किस पंचवर्षीय योजना में रही? विकास दर किस पंचवर्षीय योजना में रही? तो याद रखना है, अगर पूछा जाए किस पंचवर्षीय योजना में रही तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए 10वें में बड़ा तेजी से बढ़ा लेकिन 9वें में गिर गया भाई, इसका उत्तर हो जाएगा क्या? 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना, तो याद रखना है 9वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर धड़ाम से गिर गया नीचे, क्या धड़ाम से नीचे आ गया? तो याद रखिएगा, तो यहां पर यूपी में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर जो है ये 9वीं में देखने को मिलता है। 10वीं में बढ़ा था, 9वीं में क्या हो गया? तो 9वीं में घट गया और भी माइनस में चला गया। किसमें चला गया भाई? माइनस में चला गया। तो याद रखिएगा अब यहां, हाँ तो माइनस में हो गया भाई और -9 चला गया। कितना? -9 चला गया। ठीक है, चलिए, तो यूपी के आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सामान्य व्यापार कर। क्या भाई? सामान्य व्यापार कर। सबसे ज्यादा नियोजित कर्मचारी कहां लगे हैं? कृषि क्षेत्र में लगे हैं। सभी श्रेणियों में कामगारों की सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश के अंदर है और यूपी में सबसे ज्यादा गेम खेलने वाले भी बच्चे पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा स्कूल छोड़ने वाले बच्चे कहां भाई? उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में कब हुआ भाई? 1974 में। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित टैक्स कब लागू किया गया? उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल करेक्ट। यूपी में अगर पूछा जाए मूल्य वर्धित कर, हाँ मूल्य वर्धित कर कब लागू किया गया? कर कब लागू किया गया? तो याद रखना है इसका उत्तर हो जाएगा हाँ 1 जनवरी 2008। हाँ तो याद रखना है 1 जनवरी 2008। 1 जनवरी 2008 को VAT वैल्यू एडेड टैक्स, हाँ तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण है। VAT माने वैट, ये लागू हुआ 1 जनवरी 2008। डेट याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर को कहा जाता वैट कहा जाता है। VAT क्या कहा जाता भाई? VAT कहा जाता वैट। हाँ समझ में आया? वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, तो ये कब लागू हुआ? 2008 में VAT या वैट हमारे जो है उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था। 1 जनवरी 2008 से लागू हुआ। बात समझ में आया भाई? चलिए, तो याद रखिए, अगर पूछा जाएगा एक पुस्तक, एक पत्रिका है, एक पत्रिका आती है किसानों के लिए, नाम है हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर। तो लिख लीजिएगा, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर कहां से निकाला जाता है? तो हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर कहां से निकलता है? हैंडबुक हाँ ऑफ एग्रीकल्चर अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर कहां से निकाला जाता, प्रकाशित होता? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर कहां से प्रकाशित होता है? कहां से प्रकाशित होता है ऐसा पूछा जाएगा तो बताना है कहां, बताइएगा भाई? ये बता दीजिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से निकलता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से निकाला जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद। अनुसंधान परिषद का नाम याद रखिएगा, यहीं से निकाला जाता हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर। तो महत्वपूर्ण सवाल है और यह जो है हाँ इसका प्रकाशन यहीं से होता, भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद से इसका प्रकाशन किया जाता है। बात समझ में आया भाई? क्लियर हो गया? एक धार्मिक पत्रिका है, धार्मिक पत्रिका है तो याद रखिएगा धार्मिक पत्रिका का नाम है कल्याण। बिल्कुल करेक्ट। तो पूछा जाएगा धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन कहां से होता है? तो गोरखपुर उत्तर हो जाएगा भाई। धार्मिक पत्रिका, हाँ धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन कहां से होता है? तो याद रखना कल्याण का अगर पूछा जाए प्रकाशन तो बताइएगा हाँ इसका प्रकाशन गीता प्रेस विभाग गोरखपुर। कहां से होता भाई? गीता प्रेस विभाग गोरखपुर से होता है। तो याद रखिएगा गीता प्रेस विभाग गोरखपुर से। कहां से होता भाई? तो गोरखपुर से होता। तो याद रखिएगा कल्याण एक धार्मिक पत्रिका, क्या है? एक धार्मिक पत्रिका है और यहीं से जो है इसका क्या होता भाई? यहीं से इसका प्रकाशन होता। तो धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन कहां से होता है? तो गोरखपुर बता के चलना। क्या बताना भाई? तो गोरखपुर इसका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया भाई? क्लियर हो गया? चलिए, तो उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर औद्योगिक विकास की बात किया जाए 10वीं पंचवर्षीय योजना,
लेकिन अगर पूछा जाए कि विकास दर में नकारात्मक कब हो गया भाई, तो नकारात्मक हो गया 9वें। तो ना से 9वां, ना से नकारात्मक, याद रखिएगा। ठीक है भाई। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम कहां है? बनारस के अंदर है। कहां भाई? वाराणसी के अंदर है। याद रखिएगा कि पूछा जाएगा भाई तो कहां बताना है? वाराणसी में बताना है। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन, तो केवल आगरा में ही नहीं है, लिख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन, आलू निर्यात जोन अगर पूछा जाए तो याद रखना है आगरा तो बताना ही है, लेकिन केवल आलू नहीं, आलू के लिए केवल आगरा नहीं, यूपी आलू निर्यात जोन केवल आगरा में नहीं है तो और कहां कहां भाई? अलीगढ़ में भी है। हाँ, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, कन्नौज, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, कन्नौज अगर पूछा जाए तो बताना है अलीगढ़, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद कन्नौज में है। हाँ, कन्नौज में भी है। तो याद रखना है केवल एक जगह नहीं बताना है, अलीगढ़ बताना है, फर्रुखाबाद बताना है, कन्नौज बताना है, हाथरस बताना है, मेरठ बताना, हाथरस, मेरठ, हाथरस भी बताना है। हाथरस अगर उत्तर रहेगा लगा दीजिएगा, अगर मेरठ भी ऑप्शन में रहेगा तो भी लगा दीजिएगा, सब लगा दीजिएगा जो भी मिलेगा। बागपत, बदायूं, रामपुर, बागपत, बदायूं, रामपुर, तो बागपत भी बता सकते हैं, बदायूं भी बता सकते हैं, रामपुर भी बता सकते हैं। तो कई जगह जो है आलू निर्यात जोन है उत्तर प्रदेश में, कोई एक जगह नहीं है, कई जगह है, इसलिए कई जगह आप बता सकते हैं। गाजियाबाद में भी है, गाजियाबाद भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए गाजियाबाद, गाजियाबाद भी इसका उत्तर लिखना है, गाजियाबाद। तो आलू निर्यात जोन आपको जो भी यहां मिलेगा वो आप लगा दीजिएगा। ठीक है भाई, तो इसको इतना लगा लीजिएगा। हाँ, फिरोजाबाद भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए, फिरोजाबाद भी लिखिएगा, फिरोजाबाद भी इसका उत्तर लिखिएगा। तो यूपी आलू निर्यात जोन आगरा, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, कन्नौज, गाजियाबाद, हाथरस, मेरठ, बागपत, बदायूं, रामपुर। ठीक है भाई, और फैजाबाद भी बता दिया क्या? लिख लीजिए, फैजाबाद भी लिखिएगा। ये सभी जो रहेगा वो बताएगा, लेकिन केंद्रीय, हाँ इतना जगह है भाई, इतने जगह आलू निर्यात जोन है, आलू बहुत ज्यादा भाई, आलू बहुत ज्यादा। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा। और अगर केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां भाई? हाँ, तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान पूछा जाएगा तो बताना है, हाँ ये मिलेगा कहां? शिमला के अंदर। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां है? तो शिमला बताना है। कहां बताइएगा भाई? शिमला बता दीजिएगा, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, शिमला बताइएगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के अंदर है। कहां है? और यूपी का आलू कौन ब्रांड के नाम से? यूपी का आलू ताज ब्रांड और आम नवाब ब्रांड। उत्तर प्रदेश का आलू ताज ब्रांड के नाम से बिकता भाई, और आलू ताज ब्रांड है, आम नवाब ब्रांड है। ठीक है भाई, तो दो बातें याद रखिएगा, आलू ताज ब्रांड, हाँ, और आम जो है हो जाएगा नवाब ब्रांड, लिख के चलिएगा भाई। ठीक है भाई, चलिए, तो पुराना सवाल भी याद आ गया इसी बीच में। चलिए, तो धार्मिक पत्रिका कल्याण, गोरखपुर, गीता प्रेस विभाग, गोरखपुर। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर का प्रकाशन होता भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है भाई, याद रखिएगा। यूपी में वीएटी, वैल्यू एडेड टैक्स 1 जनवरी 2008 से लागू हुआ। वैट अगर पूछा जाए तो 1 जनवरी 2008 से लागू हुआ। ठीक है भाई, चलिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? तो लखीमपुर खीरी सबसे ज्यादा, बिल्कुल करेक्ट, वाह भाई वाह। तो यूपी का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, हाँ सबसे बड़ा जिला हो जाएगा तो लखीमपुर खीरी। हाँ, ये सबसे बड़ा है भाई, तो लखीमपुर खीरी क्या है? सबसे बड़ा जिला है। याद रखिएगा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा यही है भाई, 7680 वर्ग किलोमीटर। कितना भाई? 7680 वर्ग किलोमीटर। हाँ, 7680 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा भाई, 7680 वर्ग किलोमीटर है लखीमपुर खीरी। बात क्लियर हुआ भाई? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, लेकिन जनसंख्या में इलाहाबाद है। जनसंख्या में क्या है? जनसंख्या में सबसे बड़ा इलाहाबाद है भाई, सबसे ज्यादा जनसंख्या इलाहाबाद की है। क्षेत्रफल में क्या हो जाए? लखीमपुर खीरी। लेकिन अगर पूछा जाए क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला क्या है, तो क्या हापुड़? क्षेत्रफल में सबसे छोटा, बिल्कुल सही भाई। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला, हाँ सबसे छोटा जिला क्या है? हापुड़ है। सबसे छोटा जिला अगर पूछा जाए
तो बताना है क्या, हापुड़ बताइएगा भाई। क्या बताना भाई, हापुड़ बता देना है। तो याद रहे क्षेत्रफल में सबसे छोटा क्या हो जाएगा, हापुड़ हो जाएगा। हाँ, छोटा सबसे हापुड़ हो जाएगा, सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कि जनसंख्या में तो क्या, इलाहाबाद, इलाहाबाद में तो 12 विधानसभा सीट है। कितना भाई, 12 विधानसभा है। ठीक है भाई। अरे सिद्धार्थ नगर में तो 5 है, लेकिन इलाहाबाद में क्या है, तो इलाहाबाद में 12 विधानसभा सीट, माने 12 विधायक बनते होंगे। बात क्लियर हो गया भाई, इतनी बातें। चलिए, तो इलाहाबाद में भी याद रखिएगा विधानसभा सबसे ज्यादा कहां भाई, इलाहाबाद में विधानसभा सीट सबसे ज्यादा है। अभी सिद्धार्थ नगर में हम लोग हैं, सिद्धार्थ नगर में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं, 976 महिलाएं। सिद्धार्थ नगर में 1000 पुरुषों पर 976 महिलाएं हैं। समझ में आया भाई। तो याद रखिएगा भाई, हाँ कितना कम है, तो 24 महिलाएं जो है, हाँ औसत कम आ रहा है भाई। तो सिद्धार्थ नगर में 1000 पुरुषों पर 976 महिलाओं का यहाँ औसत है। ठीक है भाई। हाँ अच्छा कुछ, अरे भाई कमाल करते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला जिला इलाहाबाद, 12 सीट। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला तो इलाहाबाद, कितना सीट भाई, 12। तो यूपी में आलू निर्यात जोन याद है भाई, हाँ आलू निर्यात जोन याद रखिए। वाह भाई वाह, कमाल हो गया भाई। चलिए, तो समझ में आ गया भाई, इतनी बातें क्लियर हो रहा है। ध्यान से सुनते रहेंगे, सवाल सवाल हो जाएगा। सारे सवाल होमगार्ड, उत्तर प्रदेश होमगार्ड में क्या जबरदस्त जो है प्रदर्शन करने के लिए चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितना है, 9। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितना, 9। तो लिखिएगा, यूपी में अगर पूछा जाए कृषि जलवायु क्षेत्र कितना भाई, तो कृषि जलवायु क्षेत्र अगर पूछा जाए कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितना है, 9। रट लीजिए, रटना है एक एक सवाल। तो उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितना भाई, तो उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितना है, तो 9 है। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला हापुड़ है, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्या है, लखीमपुर खीरी है। और इसका जो है क्षेत्रफल 7680 वर्ग किलोमीटर, कितना भाई, 7680 वर्ग किलोमीटर है। इतनी बातें समझ में आ गया भाई, क्लियर हो गया। चलिए, और भी सवाल पर अगर बात करें तो बताइएगा, मदन सागर झील कहां है। वाह भाई वाह, मदन सागर झील महोबा में है। अगर पूछा जाए मदन सागर झील कहां है, तो महोबा के अंदर भाई। मदन सागर झील कहां है, तो महोबा के अंदर स्थित है। महोबा और आल्हा रुदल वाला क्षेत्र भी महोबा है, तो मदन सागर झील भी याद रखिएगा। और यहीं पर पान प्रशिक्षण संस्थान भी है। हाँ लिख लीजिए, पान प्रशिक्षण संस्थान कहां है, तो पान प्रशिक्षण संस्थान भी महोबा के अंदर। कहां भाई, महोबा के अंदर है पान प्रशिक्षण संस्थान, महोबा। ठीक है भाई, महोबा के अंदर। अभी उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर आपको पता कितना है, उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर कितना है, उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर, हाँ यूपी अगर पूछा जाए कि अभी वर्तमान में साक्षरता दर उत्तर प्रदेश का 67-68, मतलब 67.68 याद हो जाएगा, 67.68। यही तो यूपी का साक्षरता दर है। बात समझ में आया। लेकिन याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पर बात कर रहे हैं। 2001 में केवल 56.27 था। 2001 में अगर पूछा जाए, ये 2011 की बात कर रहे हैं, और 2001 में यूपी की साक्षरता दर, हाँ तो साक्षरता दर अगर पूछा जाए तो 56.27% था। ये 2011 की बात कर रहे हैं भाई। यूपी में साक्षरता दर कितना है, 67.68% है। ऐसे ही पेपर में आने वाला सवाल है जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यही सवाल ऐसे पूछा जाएगा। बात समझ में आया भाई। तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितना है, 67.68 है। ये 2011 के अनुसार है, और एक के अनुसार 56.27% था। 56.27% था। समझ में आ गई इतनी बातें, समझ में आया। चलिए, तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आमों की राजधानी किसे कहा जाता है, करेक्ट। हाँ, तो आम राजधानी यूपी में क्या है भाई, यूपी में आमों की राजधानी मलिहाबाद। हाँ, आमों की राजधानी हो जाएगा मलिहाबाद। वाह भाई वाह, तो मलिहाबाद हो जाएगा। आमों की राजधानी क्या है, तो यही तो है भाई, मलिहाबाद है। उत्तर प्रदेश में
सास बहू का मकबरा कहाँ, लिखिए उत्तर प्रदेश में सास बहू का मकबरा। हाँ वाह भाई वाह, उत्तर प्रदेश में सास बहू का मकबरा, बेगम बहू नहीं सास बहू बताइएगा। सास बहू का मकबरा कहाँ है तो बता देना है, अयोध्या बताना है। हाँ फैजाबाद अयोध्या बताइएगा, फैजाबाद अयोध्या बताइएगा। हाँ तो अगर पूछा जाए तो क्या बताइएगा भाई, अयोध्या बताइएगा, फैजाबाद अयोध्या बताइएगा, ठीक है भाई। और अगर चूहा वाला मंदिर पूछा जाए, करड़ी माता राजस्थान, हाँ चूहा का मंदिर करड़ी माता राजस्थान में। हाँ तो याद रखिएगा, चूहा मंदिर अगर पूछा जाए तो बताना है, हाँ ये पड़ता है कहां पर, तो करड़ी माता मंदिर। हाँ करड़ी माता मंदिर राजस्थान में, हाँ ये राजस्थान में, ठीक है भाई, सब रट लीजिए। चूहा मंदिर करड़ी माता मंदिर राजस्थान के अंदर है, ठीक है भाई। तो ये भी याद करके हुए चलना है। अब बात करें कि उत्तर प्रदेश में अभी वर्तमान की बात करें तो बताइए कितने % पुरुष साक्षर हैं। वाह भाई वाह, कमाल, वाह भाई आकाश पूरा रट लिया भाई सवाल, वाह। चलिए तो 2001 में यूपी की साक्षरता कितना था, 56.27। अभी कितना भाई, तो 67.68 है। यूपी में कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है और मदन सागर झील महोबा के अंदर है। यूपी में आमों की राजधानी मलिहाबाद को कहा जाता है और अमरूद की राजधानी प्रयागराज इलाहाबाद। सबसे ज्यादा अमरूद कहां, प्रयागराज इलाहाबाद में है, ठीक है भाई, समझ में आया। चलिए अब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, तो सबसे साक्षर जिला क्या भाई, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जिला गौतम बुद्ध नगर। तो पूछा जाएगा यूपी में सर्वाधिक, हाँ साक्षरता वाला जिला पूछा जाए, सर्वाधिक, हाँ तो साक्षरता वाला जिला पूछा जाए तो क्या बताइएगा भाई, इसका उत्तर हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध नगर। हाँ गौतम बुद्ध नगर, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, गौतम बुद्ध नगर, यही सबसे साक्षरता वाला है भाई। तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध नगर जो है सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला क्या है, तो गौतम बुद्ध नगर होता भाई, समझ में आया। चलिए अगर गौतम बुद्ध नगर ऑप्शन में ना रहे तब क्या लगाएंगे, कानपुर। क्या लगाएंगे भाई, कानपुर लगाएं। तो ये बात हम बता रहे हैं भाई, ध्यान रहे, आप ये ना कहिए गुरुजी नहीं बताए थे, बता दिया फिर से। अगर गौतम बुद्ध ऑप्शन में नहीं रहे, गौतम बुद्ध नगर, तो कानपुर लगा दीजिएगा, आपका उत्तर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, आपका उत्तर बिल्कुल 100% करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया भाई इतने बात। चलिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनघनत्व तो किस जिले का भाई, हाँ तो हाँ गाजियाबाद। तो यूपी में अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक जनघनत्व तो किसका भाई, तो सबसे ज्यादा जनघनत्व तो पूछा जाएगा, हाँ सर्वाधिक जनघनत्व किसका है, गाजियाबाद। हाँ कितना है भाई, बिल्कुल करेक्ट। तो गाजियाबाद में 3971 है वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर में या 3971 लोग रहते हैं। 1 किलोमीटर में 3971 लोग रहते हैं, ठीक है भाई। कहां पर, तो हाँ अब बताइएगा बुलंदशहर का पुराना नाम क्या था, बुलंदशहर का पुराना नाम क्या था भाई, नहीं 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 नहीं, बरन बरन बरन। बुलंदशहर का पुराना नाम क्या था, बरन था। और बताइएगा बस्ती का पूरा प्राचीन नाम क्या था, वशिष्ठी। वशिष्ठी नाम था भाई, वशिष्ठी। बस्ती का नाम क्या था, तो वशिष्ठी नाम था। समझ में आ गया भाई, बस्ती का प्राचीन नाम वशिष्ठी नाम था। क्या गोंडा का बता सकते हैं, गोनर्द था। गोंडा का प्राचीन नाम क्या था, तो गोंडा का गोनर्द था, गोनर्द था। सहेत महेत मंदिर कहाँ है, हाँ सहेत महेत श्रावस्ती में भाई। हाँ सहेत महेत अगर पूछा जाए, ये कल ही तो बताएं भाई, सहेत महेत अगर पूछा जाए तो कहां बताना है, श्रावस्ती बताइएगा। यहीं का तो अंगुलीमाल डाकू था, अंगुलीमाल डाकू यहीं का था भाई, श्रावस्ती का। और साक्षरता में सबसे कम साक्षरता वाला जिला यही है, सबसे कम साक्षरता वाला जिला यही तो है। तो लिखिएगा सबसे कम साक्षरता यहीं का भाई। हाँ तो न्यूनतम साक्षरता दर, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला क्या हो जाएगा भाई, तो श्रावस्ती इसका उत्तर हो जाएगा। तो याद रखना है न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला क्या है, तो श्रावस्ती जो है, हाँ ये सबसे ज्यादा कम है। तो न्यूनतम पूछा जाएगा श्रावस्ती बताइएगा, अधिकतम गौतम बुद्ध नगर बताना है। हाँ तो लिख लीजिएगा अधिकतम क्या हो जाएगा, तो गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा अधिकतम। न्यूनतम पूछा जाएगा श्रावस्ती। और सहेत महेत भी हम लोगों ने पढ़ लिया, बात क्लियर हुआ भाई, इतनी बातें। चलिए तो याद रखिएगा सहेत महेत और ये भी। अब ये बताइएगा
अभी उत्तर प्रदेश के किस जिले में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? वाह भाई वाह, गोरखपुर, बिल्कुल सही। तो उत्तर प्रदेश में भी कहा, गोरखपुर में महिला विश्वविद्यालय कहां बन रहा भाई? तो उत्तर प्रदेश में अभी महिला विश्वविद्यालय अगर पूछा जाए तो क्या बताइएगा? उत्तर प्रदेश में महिला विश्वविद्यालय कहां बताना भाई? तो महिला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश गोरखपुर बताना भाई। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया जा रहा है भाई। यूपी में अगर पूछा जाए महिला विश्वविद्यालय कहां हो रहा, बन रहा है? गोरखपुर में महिला विश्वविद्यालय बन रहा है। और 3 बातें बता दें। एक बात तो मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज कहां है? गोरखपुर में है। तो ट्रिपल एम मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अगर पूछा जाए तो गलत नहीं करना है। हाँ वाह भाई वाह, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अगर पूछा जाए, हाँ, तो प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है याद रखना है कहाँ स्थित है भाई? तो ये गोरखपुर के अंदर है। कहाँ भाई? गोरखपुर के अंदर है। तो याद रखना है मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंदर है। और डीडीयू गोरखपुर जो विश्वविद्यालय है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना 1957 में कब हुआ भाई? तो डीडीयू कब बना है? 1957 में बना। कब बना है? डीडीयू 57 में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय 1957 में। याद है ना सबको? सबको याद है भाई। चलिए, तो चूना पत्थर उत्तर प्रदेश में कहां से निकाला जाता है? चूना पत्थर कहां से? याद रहे, चूना पत्थर सोनभद्र से। सोनभद्र याद रखना है। चूना पत्थर कहां से निकाला जाता है? सोनभद्र। हाँ, चूना पत्थर कहां से निकाला जाता है? सोनभद्र से निकाला जाता है। और सीसा वाला बालू पूछा जाएगा, प्रयागराज बताइएगा। सीसा वाला बालू कहां से निकाला जाता है? तो सीसा वाला बालू अगर पूछा जाए तो प्रयागराज बताइएगा। हाँ, प्रयागराज बताना भाई। क्या बताना है? प्रयागराज। सीसा वाला बालू, कैसा बालू? सीसा वाला बालू, चमकदार बालू कहां से? तो प्रयागराज से निकाला जाता है। लिख लीजिए भाई, एक भी सवाल छोड़िएगा नहीं। उत्तर प्रदेश में कोयला क्षेत्र क्या है? तो याद रहे सिंगरौली। उत्तर प्रदेश में कोयला क्षेत्र अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में कोयला क्षेत्र सिंगरौली है। यूपी में कोयला क्षेत्र हो जाएगा सिंगरौली। क्या हो जाएगा भाई? तो उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए तो बताना है कोयला क्षेत्र क्या है? सिंगरौली है। तो उत्तर प्रदेश में कोयला क्षेत्र क्या हो जाएगा भाई? सिंगरौली जो है, यहाँ कोयले का भंडार है। क्या है? कोयले का भंडार है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में यूरेनियम, तो पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम का सीमित भंडार है? तो यूरेनियम का सीमित भंडार कहां भाई? यूरेनियम का सीमित भंडार ललितपुर में। हाँ, तो याद रखिएगा, यूरेनियम का सीमित भंडार अगर पूछा जाए तो बताना कहां है? ललितपुर बताइएगा। ललितपुर, ललितपुर बता के चलना भाई। तो सीमित भंडार कहां है? ललितपुर के अंदर है। बात समझ में आया? क्या ललितपुर में पाई जाने वाले किसी जनजाति का नाम याद है? क्या याद है भाई? हाँ वाह भाई वाह, कौन जनजाति? सहरिया। सहरिया जनजाति ललितपुर में। सहरिया ललितपुर में। सहरिया कहां पर? ललितपुर में। सहरिया जनजाति ललितपुर में। समझ में आ गया भाई? चलिए, तो यूपी में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। यूपी में अगर पूछा जाए जनगणना तो सबसे ज्यादा किसका? तो गाजियाबाद 3971। 1 किलोमीटर में 3971 लोग रहते हैं। और सहेत महेत मंदिर कहां भाई? श्रावस्ती में। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला भी क्या है? तो श्रावस्ती है। गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया। तो पूछा जाए गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिया? श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा उपदेश किसने दिया था? गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिया? श्रावस्ती में। बात क्लियर हुआ भाई? और गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताया? हाँ, तो याद रहे, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताया था? वैशाली। हाँ, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताया? तो याद रखना है, हाँ, इसका उत्तर हो जाएगा वैशाली। कहां बिताया? तो बताना है इसका उत्तर वैशाली बताइएगा। वैशाली बता के चलना। और याद रही, यही वो वैशाली है जहां पर गौतम बुद्ध ने महिला भिक्षुणी संघ की स्थापना किया था। तो गौतम बुद्ध ने महिला भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां किया था? वैशाली में किया था। याद रखिएगा, कहां किया था भाई? तो वैशाली के अंदर किया था। तो ये भी याद रखना है। बात समझ में आया? चलिए, तो उत्तर प्रदेश उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र का मुख्यालय कहां? वाह भाई वाह, वाह भाई, कमाल हो गया। चलिए, तो लिखिएगा, हाँ, उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए उत्तर मध्य
सांस्कृतिक क्षेत्र का मुख्यालय, हाँ सांस्कृतिक क्षेत्र का मुख्यालय, सांस्कृतिक क्षेत्र का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो क्या बताइएगा भाई, प्रयागराज बता दीजिएगा। हाँ प्रयागराज बता के चलना है। तो उत्तर प्रदेश का उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा, प्रयागराज बता के चलना है। बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि योजना कब शुरू हुआ? किसान समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुआ? लिखिएगा 2017 में उत्तर प्रदेश किसान समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुआ? उत्तर प्रदेश किसान समृद्धि योजना, उत्तर प्रदेश किसान समृद्धि योजना कब शुरू हुआ? तो याद रहे उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि योजना पूछा जाए 2017 में शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश किसान समृद्धि योजना कब शुरू हुआ भाई? 2017 में उत्तर प्रदेश किसान समृद्धि योजना की शुरुआत किया गया था भाई। समझ में आया कब हुआ था? 2017 में हुआ था। तो कोयला क्षेत्र क्या भाई? सिंगरौली है, चूना पत्थर सोनभद्र, 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 सीसा वाला बालू प्रयागराज, और मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर में, और डीडीयू बना था 1957। ठीक है भाई। महिला विश्वविद्यालय बन रहा है गोरखपुर में। हाँ कहां बन रहा है भाई? गोरखपुर में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया जा रहा है। तो क्या उसमें केवल महिलाएं पढ़ेंगी? हाँ केवल महिलाएं पढ़ेंगी और कोई दूसरा नहीं पढ़ेगा। बात समझ में आ गया भाई? इतनी बातें क्लियर हुआ। चलिए तो बात किया जाए कि भारतीय कृषि योग्य भूमि का कितना % उत्तर प्रदेश में है? भारतीय कृषि योग्य भूमि का कितना % उत्तर प्रदेश में है? भारतीय कृषि योग्य भूमि का कितना % यूपी में पाया जाता है? भारतीय कृषि योग्य भूमि का 15%। भारतीय कृषि योग्य भूमि का कितना % उत्तर प्रदेश में पाया जाता है? कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में 15% पाया जाता है। तो 15% बताइएगा। पाया जाता है तो इसका उत्तर हो जाएगा 15%। मतलब पूरे भारत में जितना भी खेती किसानी होता उसका 15% यूपी में होता। कहां होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। उससे जो है 15% के आसपास। बात क्लियर हुआ भाई? समझ में आया? चलिए तो पूछा यह जाएगा सीमांत कृषक किसे कहते हैं? सीमांत कृषक जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है वही सीमांत कृषक है। तो याद रहे अगर पूछा जाएगा सीमांत कृषक किसे कहते हैं? सीमांत कृषक अगर पूछा जाए किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन हो, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो भाई, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो। ठीक है भाई? कम भूमि हो तो 1 हेक्टेयर से कम भूमि जिसके पास उसी को सीमांत किसान कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सीमांत कृषक कहते हैं। लिख लीजिए, सीधा सीधा सवाल छपेगा ये भाई। ऐसे ही सवाल पेपर में आ जाएगा, इसलिए याद रहे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा कर रहे हैं। चलिए पूछा जाएगा मार मृदा कहां पाई जाती है? मार मृदा मिट्टी का प्रकार है मार। तो याद रहे मार मृदा कहां पाई जाती है? झांसी में। मार मृदा अगर पूछा जाए तो बता दीजिएगा, ये झांसी के अंदर पाई जाती है। मार मृदा कहां पाई जाती है? झांसी में पाई जाती है मार मृदा। तो याद रहे मार मिट्टी कहां पाई जाएगी? झांसी के अंदर। मार मृदा पूछा जाए तो झांसी बता दीजिएगा। क्लियर हुआ? एक छोटा सवाल पूछ ले क्या ऐसे ही? तो खरीफ फसल की बुआई कब होती है? वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। खरीफ पूछे तो खजुली हो रहा है क्या? खा से खरीफ, जून जुलाई खजुली। वाह भाई वाह, कमाल हो गया भाई। तो खरीफ फसल पूछा जाए तो खुजली बता दीजिएगा भाई। खरीफ अगर पूछा जाए खरीफ फसल तो क्या बताइएगा? जून जुलाई जब बताएंगे तो यहां पर खा और यहां पर जा तो हो जाएगा खजुली हो जाएगा भाई। वैसे खजुली होता है किससे? कवक से। हाँ खजुली कवक से होता है, लेकिन खा जा लिखा हुआ दिमाग में क्लिक हो जाएगा ना भाई, तो खरीफ ही आ जाएगा। हाँ ठीक, समझ में आया भाई? चलिए तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला वर्षा ऋतु कहां बिताया था? वैशाली में, यूपी में। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक का मुख्यालय प्रयागराज में है। कहां भाई? प्रयागराज में है। और किसान समृद्धि योजना 2017 में। हाँ अगर पूछा जाए भारत में कृषि योग्य भूमि कै %? 15% पाया जाता। और सीमांत कृषक किसे कहते हैं? जिसके पास 1 एकड़ से कम जमीन हो वही क्या है?
उसी को सीमांत कृषक कहा जाता। बात समझ में आ गया भाई, क्या कहते हैं, सीमांत कृषक के नाम से जाना जाता है। चलिए आप हमें बताइएगा कि चावल के मामले में पहला राज्य है पश्चिम बंगाल, दूसरा राज्य क्या है? वाह भाई वाह, चावल के उत्पादन में दूसरा उत्तर प्रदेश भाई। हाँ, चावल के उत्पादन में अगर पूछा जाए तो चावल के उत्पादन में दूसरा राज्य क्या भाई? हाँ, यूपी, दूसरा राज्य है यूपी। तो याद रखना है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है, पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे है, और गेहूं में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे। तो गेहूं के उत्पादन में पहला स्थान, हाँ, गेहूं के उत्पादन में अगर पूछा जाए पहला स्थान किसका हो जाएगा तो यूपी का हो। दो बातें बता दिया, लिख लीजिएगा, ठीक है भाई। चावल के मामले में दूसरे नंबर पे यूपी है और पहला पश्चिम बंगाल है, लेकिन चावल में दूसरा स्थान यूपी का भाई, और गेहूं के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का होता है। तो बताइए उत्तर प्रदेश में सोयाबीन कहां पर, किस क्षेत्र में उगाया जाता? सोयाबीन बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश में सोयाबीन की खेती बुंदेलखंड में। हाँ वाह भाई, उत्तर प्रदेश में सोयाबीन, हाँ, का उत्पादन अगर पूछा जाए तो ये कहां होता है? तो सोयाबीन का उत्पादन बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। अगर सोयाबीन पूछा जाए तो बोया जो है ये कहां होता है? बुंदेलखंड में। लेकिन सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है। मध्य प्रदेश, वाह भाई, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश, तो सोया प्रदेश मध्य प्रदेश, क्या भाई? सोया प्रदेश मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो सोयाबीन वैसे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में, कहां पर? तो बुंदेलखंड में। दशहरी आम सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? दशहरी आम। तो याद रहे, नहीं लंगड़ा नहीं पूछ रहे हैं, दशहरी पूछ रहे हैं। नहीं भाई, लखनऊ बिल्कुल करेक्ट, दशहरी आम लखनऊ। वाह भाई वाह, दशहरी आम लखनऊ का भाई, लखनऊ, और लंगड़ा आम बनारस का है। वाह भाई वाह, हाँ वाह भाई। चलिए, लंगड़ा आम कहाँ का है? बनारस का, लंगड़ा आम बनारस का। तो हाँ, वाराणसी का है। बाकी आपको हमने अल्फांसो बता दिया है, हर टाइप के सवाल को बता दिया, कुछ छूटा नहीं है भाई। आम में तो हमने एक एक सवाल बताया है, ठीक है भाई। तो समझ में आया, सारे सवाल को बताया। आप एक बार उसको रिवीजन करने का प्रयास करिएगा। चलिए भाई, उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक फसल पूछा जाएगा, गन्ना बता दीजिएगा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक फसल क्या है? गन्ना। तो यूपी का प्रमुख, हाँ बिल्कुल करेक्ट, प्रमुख वाणिज्यिक फसल पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक फसल पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? उत्तर प्रदेश का, हाँ, प्रमुख वाणिज्यिक फसल हो जाएगा गन्ना। तो नगदी फसल भी क्या है? नगदी फसल ही तो है गन्ना, नगदी फसल ही क्या भाई? गन्ना है। तो उत्तर प्रदेश का नगदी फसल या वाणिज्यिक फसल क्या भाई? गन्ना हो जाएगा। क्लियर हुआ भाई? सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? गन्ना हो जाएगा। दुनिया के अंदर अगर पूछा जाए विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा, और भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश है। हाँ, तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता, शुगर बाउल ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। तो याद रहे, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन किया जाता है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना होता है। उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान कहां? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान कहां भाई? उत्तर प्रदेश। अगर आपको याद भी नहीं तब भी उत्तर प्रदेश लगा दीजिएगा, क्योंकि अभियांत्रिकी गन्ना संस्थान कहां? उत्तर प्रदेश में। याद रहे, अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा गन्ना मिल कहां है? महाराष्ट्र में। तो चीनी की मिल सबसे ज्यादा कहां भाई? चीनी मिल सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, लेकिन गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन। बात समझ में आया भाई? तो चावल के मामले में पहला स्थान पश्चिम बंगाल, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। बात समझ में आया? और चावल में भी काला नमक चावल कहां भाई? तो हमारे यहाँ सिद्धार्थ नगर वाला भाई, कहां का? सिद्धार्थ नगर का हो जाएगा। बात समझ में आया? गेहूं के मामले में पहला स्थान यूपी का है, और कुल खाद्यान्न के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे। तो पूछा जाएगा कुल खाद्यान्न में, हाँ, तो कुल, बिल्कुल करेक्ट, कुल खाद्यान्न के उत्पादन में पहला स्थान पूछा जाए तो यूपी का बताइएगा। हाँ, कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। खरीफ फसल, हाँ, तो जून जुलाई क्या हो जाएगा? जून जुलाई हो जाएगा। धान पूछा जाए कौन फसल? धान कौन फसल? खरीफ फसल। और गेहूं रबी फसल। वाह भाई वाह,
चलिए, तो दशहरी आम लखनऊ का है, लंगड़ा बनारस वाला भाई। और यूपी में अगर पूछा जाए आमों का जो है राजधानी क्या है, मलिहाबाद। हाँ बताइएगा। यूपी का प्रमुख वाणिज्यिक फसल गन्ना हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में सोयाबीन बुंदेलखंड में होता है। और अगर पूछा जाए कुल खाद्यान्न के मामले में तो यूपी क्या है, पहले स्थान पे है। कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा भाई, पहले स्थान पे हो जाएगा। और भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर अगर बात किया जाए तो गोविंद बल्लभ पंत सागर कहां भाई, तो गोविंद बिल्कुल करेक्ट भाई, रिहंद नदी और सोनभद्र में पिपरी नामक। हाँ ठीक है, चलिए लिखिए गोविंद बल्लभ पंत अगर पूछा जाए, लिख लीजिएगा गोविंद बल्लभ पंत अगर पूछा जाए, गोविंद बल्लभ पंत बांध कहां है, तो क्या बताइएगा, रिहंद नदी पर है, रिहंद नदी पर है। और रिहंद नदी पर है, जगह का नाम है पिपरी। क्या नाम है भाई, पिपरी, पिपरी सोनभद्र। क्या बताना भाई, पिपरी सोनभद्र बताइएगा। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर पूछा जाएगा, सबसे बड़ा कृत्रिम सागर है। क्या भाई, कृत्रिम सागर है। ओबरा पूछा जाए, ओबरा, हाँ याद लिख लीजिएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर बता दिया भाई। ओबरा बताने वाले हैं क्या, ओबरा बताने वाले हैं, तो याद रहे अगर पूछा जाए, सब लिख लीजिए जो बोल रहे हैं भाई। ओबरा पूछा जाएगा तो ये भी रिहंद नदी सोनभद्र में है। ओबरा अगर पूछा जाए, ओबरा जो है पूछा जाएगा कहां भाई, तो ओबरा भी जो है, हाँ ओबरा अगर पूछा जाए तो ओबरा बांध कहां भाई, तो रिहंद नदी पर, रिहंद नदी पर है, सोनभद्र में। कहां है, तो सोनभद्र के अंदर है। तो ओबरा भी लिख लीजिएगा कहां, रिहंद नदी सोनभद्र के अंदर पड़ता है। क्या काठी भी पता है, काठी राम गंगा नदी पर है, काठी राम गंगा नदी पर है बिजनौर में। लिखिएगा काठी राम गंगा नदी बिजनौर के अंदर पड़ता, काठी राम गंगा नदी बिजनौर में। तो काठी लिख लीजिएगा, काठी बांध राम गंगा नदी बिजनौर, राम गंगा नदी बिजनौर के अंदर पड़ता है, बिजनौर। तो काठी अगर पूछा जाए, ये ऐसे सवाल पेपर को कर देते हैं कठिन, ठीक है भाई, यही सब सवाल पेपर को करते हैं बड़ा कठिन, कहते हैं बड़ा कठिन सवाल आ गया। माता टीला बांध कहां भाई, बेतवा नदी झांसी में, माता टीला बांध बेतवा नदी झांसी में। हाँ तो लिखिएगा माता टीला बांध अगर पूछा जाए तो बताना है ये बेतवा नदी झांसी में पड़ता है, बेतवा नदी झांसी के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता भाई, तो बेतवा नदी झांसी में पड़ता। माता टीला बांध लिख लीजिए भाई, बेतवा नदी झांसी के अंदर पड़ता है। पूछा जा सकता है मुसाक हंद पूछा जाएगा, मुसाक हंद बांध पूछा जाएगा, कर्मनासा नदी चंदौली में। मुसाक हंद बांध पूछा जाएगा तो कर्मनासा नदी चंदौली, ऊपर लिख देते हैं मुसाक हंद, मुसाक हंद बांध अगर पूछा जाए तो हाँ ये कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है कर्मनासा नदी, कर्मनासा नदी चंदौली। तो ऐसे सवाल जब आएंगे तो आप खोजेंगे कि ये वाला सवाल कहां से आ गया भाई, तो आप देखेंगे ऐसे ही सवाल पेपर कर देते हैं थोड़ा सा कठिन और कहते हैं भैया पेपर तो बड़ा हमारा कठिन आ गया। जिरगो जलाशय पता है क्या, बहुत बार बताएं, जिरगो जलाशय, जिरगो नदी मिर्जापुर में। हाँ जिरगो जलाशय अगर पूछा जाए तो जिरगो जलाशय, जिरगो नदी मिर्जापुर, हाँ जिरगो नदी मिर्जापुर, जिरगो नदी मिर्जापुर के अंदर पड़ता है। तो जिरगो जलाशय, जिरगो नदी मिर्जापुर के अंदर, सब लिख लीजिए और तैयार कर लीजिए। देखिएगा आपके लिए पेपर क्या बिल्कुल नॉर्मल ऐसे ही, ठीक है भाई। तो पूछा जाएगा आपसे कि अहरौरा बांध कहां है, अहरौरा बांध पूछा जाए तो गराई नदी, अहरौरा बांध गराई नदी मिर्जापुर में, अहरौरा बांध गराई नदी, गराई नदी मिर्जापुर के अंदर पड़ता है। हाँ ये मिर्जापुर के अंदर पड़ता है। तो पूछा जाएगा तो बताना है कि अहरौरा बांध जो है ये गराई नदी पर मिर्जापुर के अंदर पड़ता है। लिख लीजिएगा अहरौरा, पेपर में अभी आया था 2025 में ही, यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया तो आपके पेपर में ही आ जाएगा, ठीक है भाई। तो अहरौरा पूछा जाए, गराई, ये क्या लिखा है भाई, गराई लिखा है, ये गराई नदी लिख रहा है भाई, गराई नदी। तो अहरौरा बांध जो है गराई नदी मिर्जापुर के अंदर है, जिरगो जलाशय मिर्जापुर, लिख लीजिएगा। सवाल भाई सब अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल पर ही चर्चा कर रहे हैं, ठीक। तो अहरौरा बांध गराई नदी मिर्जापुर में, जिरगो जलाशय जिरगो नदी मिर्जापुर में। मुशाक हंद बांध पूछा जाएगा तो कर्मनासा नदी ये चंदौली के अंदर, ये कर्मनासा लिखा भाई, ये कर्मनासा लिखे हैं तो याद रहे, गलत नहीं करना है। गोविंद बल्लभ पंत सागर आपको पता है, रिहंद नदी पिपरी, पिपरी ऑप्शन में सोनभद्र नहीं रहेगा, पिपरी रहेगा, फंस जाएंगे।
आप पिपरी याद रहे, क्योंकि इस बार पूछा था और ऑप्शन में पिपरी दिया रहा। ठीक है भाई, अभी तो पूछा था ये वाला, तो याद रहे। हाँ, यही तो पूछा था अभी हाल ही में यूपी SSC में। तो ऐसे ही सवाल पेपर में आएगा और आप हो जाएंगे एकदम फंस जाएंगे। इसलिए ईमानदारी से एक एक सवाल पर मुआयना करके चलिएगा। मेजाबाद कहां? मेजाबाद बेलन नदी मिर्जापुर में, लिखिएगा मेजाबाद बेलन नदी मिर्जापुर में, मेजाबाद बेलन नदी मिर्जापुर। तो पूछा जाएगा मेजाबाद, तो बताइएगा बेलन नदी मिर्जापुर के अंदर है, बेलन नदी मिर्जापुर के अंदर पड़ता है। तो ये भी याद रखना भाई, मेजाबाद बेलन नदी मिर्जापुर के अंदर पड़ता है। लिख लिए भाई। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर लिखे कि नहीं लिखे? ये लिख लिया भाई। रिहंद नदी पिपरी सोनभद्र में है। चलिए, क्या ओबरा लिखा कि नहीं लिखा भाई? ओबरा रिहंद नदी सोनभद्र में है। क्या आपने काठी लिखा? रामगंगा नदी बिजनौर में है। माता टीला बांध कहां भाई? बेतवा नदी झांसी के अंदर पड़ता है। ठीक है भाई। और हमने बताया मूषक हंद बांध बता दिया, कर्मनाशा नदी चंदौली में। हाँ, तो याद रखना है, बड़ा स्पीड से लिखते हुए चलिएगा, ये धीरे धीरे लिखने से काम नहीं चलेगा। बात अगर समझ में आया तो एक बांध का नाम अदमा, अदमा बांध लिख लीजिएगा। अदमा नदी मिर्जापुर में, अदमा बांध, अदमा नदी मिर्जापुर में है। अदमा बांध अगर पूछा जाए तो अदमा नदी मिर्जापुर के अंदर है। अदमा नदी मिर्जापुर के अंदर पड़ता है, मिर्जापुर। तो अदमा बांध, अदमा नदी मिर्जापुर के अंदर पड़ता है। लिख लीजिए भाई, अदमाबाद लिखिएगा, पूछा जाएगा। परीक्षाबाद पता भाई? बेतवा नदी झांसी में, परीक्षाबाद बेतवा नदी झांसी में है। तो पूछा जाएगा परीक्षाबाद बेतवा नदी झांसी में। हाँ, बेतवा नदी झांसी में। तो याद रखना है, ये बेतवा नदी झांसी के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता भाई? बेतवा नदी झांसी में पड़ता है। परीक्षाबाद बेतवा नदी झांसी के अंदर पड़ता है। क्लियर हो गया। एक बांध का नाम है गढ़वा, गढ़वा का बांध लिखिए। गढ़वा बांध ही कहूं कई बार पेपर में आया। गढ़वा बांध कहां पड़ता है? गढ़वा नदी चित्रकूट में। गढ़वा बांध, गढ़वा नदी चित्रकूट में लिखिएगा। गढ़वा बांध, गढ़वा नदी चित्रकूट में। हाँ, ये पड़ता है, गढ़वा नदी का नाम है और ये पड़ता है भाई चित्रकूट के अंदर, चित्रकूट। तो हम सभी बात पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम वो बता रहे हैं जहां से पेपर आपके मतलब पेपर में फंस सकता है, वो बता रहे हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम केवल उसी पर चर्चा कर रहे हैं। यही सब सवाल पेपर में आता रहता भाई, याद रखिएगा। ऐसे ही सवाल पेपर में आएगा। रोहिणी बांध, रोहिणी नदी ललितपुर में। रोहिणी बांध, रोहिणी नदी ललितपुर, ये भी याद रखना है। रोहिणी बांध, रोहिणी नदी ललितपुर में। हाँ, तो लिखना है रोहिणी बांध, रोहिणी नदी ललितपुर के अंदर है, ललितपुर के अंदर है। ठीक है भाई। तो याद रखना है। हाँ, इतना बड़ा जो है भीड़ है परीक्षा के अंदर, तो परीक्षा में आपका जो कंपटीटर है, जिसका कंपटीशन आपसे होना, वो भी बैठ के पढ़ रहा है। तो आप बताइए, आप यहां पढ़ रहे हैं तो कोई और पढ़ रहा होगा कहीं और, तो आप देखेंगे आपका जो कंपटीशन है वो ऐसे लोगों से भाई, उनको जो है जवाब देना है। तो जिन लोगों को जवाब देना, उनसे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा ना। जिसको जवाब देना चाह रहे हैं आप, उससे ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा। उससे कम पढ़ेंगे तो वो आपको जवाब दे देगा उल्टा, तब क्या करेंगे? तो इसलिए बनना है होमगार्ड आपको। और होमगार्ड अगर आपको बनना है तो जो दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है 419 सीटों पर, जो कहीं बैठ के पढ़ रहा है, उसको जवाब देंगे। जब आपको पता रहेगा जो बात, और वही बात उसको पता रहेगा, तो फिर आप में उसमें अंतर क्या भाई? कोई अंतर नहीं है। तो जो बात आपको पता रहे, वो उसका दूर दूर से कोई नाता ना हो, वो केवल वही जाने। क्या जाने? वो यही उसको पता हो कि मानव ने सबसे पहले कौन सा प्रयोग किया था, तो बताएगा क्या? ऑप्शन बताए गेहूं जौ, वो अपना बताए दूसरा। आप यहां पढ़िए रोहिणी बांध किस नदी पर, ये वाला सवाल है, उसको चक्कर आ जाएगा, कहेगा ही कौन रोहिणी बांध पूछ लिया भाई। ठीक है। तो उससे एक कदम आगे बढ़ना। तो ऐसे ही सवाल पेपर में आपको मिलेगा और पेपर हो जाएगा। एक एक सवाल का अपना वैल्यू है भाई, समझ में आया? मात्र जो है 100 दिन मेहनत करिए और अपना 100% दीजिए और सिलेक्शन आपका यहां 100% ही हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, तो अगले मुद्दे पर बात करें भाई। हाँ, कनहर बांध लिखिए। कनहर, कनहर, कनहर बांध लिखिएगा। कनहर बांध, कनहर नदी सोनभद्र में। कनहर बांध, कनहर नदी सोनभद्र के अंदर है। कनहर बांध, कनहर नदी सोनभद्र,
तो कनहर बांध पूछा जाएगा, ये कनहर नदी पर है और सोनभद्र के अंदर है भाई, सोनभद्र के अंदर है। तो कनहर बांध, कनहर नदी सोनभद्र के अंदर पड़ता है। तो पूछा जाए कनहर बांध कहाँ है, तो बताएं कनहर नदी पर है, सोनभद्र में। कहां पड़ता भाई, कनहर नदी सोनभद्र के अंदर पड़ता है। तो कनहर बांध, कनहर नदी सोनभद्र के अंदर स्थित है। तो ये भी याद रखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। चंद्रप्रभा बांध पता है, चंद्रप्रभा चंदौली में होगा। चंद्र, इसको लिखना ही नहीं है क्योंकि आपको याद है ना, चंद्रप्रभा आपको याद है, तो जो बातें याद है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको सुकमा डुकमा पूछा है, सुकमा डुकमा बांध बेतवा नदी पर है, झांसी में। सुकमा डुकमा बांध बेतवा नदी झांसी के अंदर है। हाँ, तो सुकमा डुकमा बांध बेतवा नदी झांसी में। सुकमा डुकमा बांध, सुकमा डुकमा बांध पूछा जाएगा तो बताइएगा बेतवा नदी, और ये आपको मिलेगा कहां पर, झांसी के अंदर। तो ऐसे ही कोई सवाल नहीं बता दे रहा है भाई, इसके पीछे का बड़ा क्या भाई, बड़ा मेहनत है, तब बताया जा रहा है। और तभी आपको क्या भाई, तभी आपका नंबर बढ़ेगा, तभी नंबर आपका बढ़ने वाला है। बात इतनी समझ में आया। चलिए, तो सहजाद बांध का नाम, सहजाद बांध, सहजाद नदी ललितपुर, सहजाद बांध, सहजाद नदी ललितपुर में। सहजाद बांध अगर पूछा जाए तो बताना है सहजाद नदी पर है, और सहजाद नदी कहां पड़ता है, ये आपको ललितपुर के अंदर। कहां पड़ेगा भाई, तो ललितपुर के अंदर पड़ेगा सहजाद बांध और सहजाद नदी। हाँ, तो ये भी याद रखना है, बात समझे। सजनाम भी बता दें क्या, सजनाम भी लिख लीजिएगा, सजनाम बांध भी याद रखना है। सजनाम बांध पूछा जाए, सजनाम नदी ललितपुर में। सजनाम बांध, सजनाम बांध, सजनाम नदी ललितपुर के अंदर है। हाँ, तो ये भी याद रखना है, सजनाम बांध, सजनाम नदी ललितपुर के अंदर पड़ता है। तो ललितपुर के अंदर पड़ता है, तो लिख लीजिएगा भाई। ये सारे मुद्दे को याद रखना है, ऐसे ही सवाल पेपर में आएंगे। ठीक है, उतारिए इसको। सवाल जो है, हाँ, फंसाएगा वो सवाल, इसलिए आपको एक कदम आगे चलना भाई। ठीक है, अगर ऐसा सवाल आया तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे आप जो है इसका उत्तर देंगे। लिख लिए भाई, इसको नोट करिए एक एक पॉइंट। हो गया, सब लोग लिख लिए हैं। तो मेजा बांध बेलन नदी मिर्जापुर के अंदर है। अहरौराबाद कहां, गराई, गराई नदी मिर्जापुर के अंदर। हाँ, तो देखो गिराई ना बतावे, गराई नदी। हाँ, जिरगो जलाशय, जिरगो नदी मिर्जापुर में। अदमा बांध, अदमा नदी मिर्जापुर के अंदर है। परीक्षा बांध बेतवा नदी झांसी में है भाई। हाँ, गढ़वा बांध, गढ़वा नदी चित्रकूट में है। रोहिणी बांध, रोहिणी नदी ललितपुर के अंदर है। ठीक है भाई। कनहर बांध, कनहर नदी सोनभद्र में है। और सुकमा डुकमा कहाँ है, बेतवा नदी झांसी में पड़ता है। ठीक है भाई। सहजाद बांध, सहजाद नदी ललितपुर में है। और सजनाम पूछा जाएगा तो सहजाद हो या सजनाम हो, ये भी ललितपुर के अंदर पड़ता है। तो सजनाम बांध भी कहां पड़ता है, ललितपुर के अंदर पड़ता है। समझ में आया। चलिए, तो दो तीन और लिखिएगा, महत्वपूर्ण है। एक तो अर्जुन लिख लीजिएगा, अर्जुन बांध लिखिएगा। एक तो आपको लिखना अर्जुन बांध, महत्वपूर्ण है। अर्जुन बांध लिखिएगा, अर्जुन नदी महोबा में। अर्जुन बांध, अर्जुन नदी महोबा। अर्जुन बांध, अर्जुन नदी महोबा। ठीक है भाई। अर्जुन नदी महोबा लिखना है। अर्जुन बांध, अर्जुन नदी महोबा के अंदर भाई, महोबा। एक लिखना है पथरई बांध, पथरई नदी झांसी में। पथरई बांध, पथरई नदी झांसी में। ठीक है भाई। तो पथरई बांध, पथरई नदी, पथरई नदी झांसी में है। एक बात बता दें आपको, आपको नदी याद नहीं रखना है, ये जगह का नाम ही पेपर में छप रहा है। याद रहे अर्जुन बांध कहां, महोबा बताना है। इसलिए आप जो बीच में आप फंस रहे हैं उसको फंसने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट क्या करना भाई, पूछेगा कनहर बांध कहां, सोनभद्र। कनहर बांध कहां, सोनभद्र। चंद्रप्रभा कहां भाई, चंदौली बता देना। ठीक है भाई। अर्जुन पूछेगा कहां, महोबा बताना है। पथरई कहां, झांसी बताना है। और कहीं फंसने की जरूरत नहीं है। समझ में आया। सुकमा डुकमा कहां है, तुरंत क्या झांसी बता देना है। ठीक है भाई। रिहंद पूछेगा कहां है, रिहंद सागर कहां, सोनभद्र में है। कहां, पिपरी बता दीजिएगा। ठीक है भाई। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। यहां नदी उदी फंसने की जरूरत नहीं है।
नदी में बाज जाओ तो दिक्कत है, नदी से बाहर निकले के क्या करेगा भाई, नदी से बाहर निकल के बताना है। बात समझ में आ गया भाई, इतनी बातें क्लियर हो गया। हाँ तो इसको रटना है, एक एक सवाल आपको रटना है, आपकी जिम्मेदारी। हाँ ईमानदारी से लिखिए, रटिए सीधा सीधा, और पेपर में फंसना ही है 100%। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। चलिए तो यहां तक बातें क्लियर हो गई भाई। हाँ समझ में आया कहां से कैसे सवाल बन रहा भाई। तो आप जो है और भी सवाल पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जो बातें हम आपको यहां लिखवा रहे हैं उन सभी का अपना एक रोल है। क्यों रोल है? क्योंकि इसके पीछे का बड़ा परिश्रम है। सवाल पेपर में तभी फंसेगा जब क्या करेंगे भाई, जब सवाल पेपर में तभी फंसेगा। सवाल आपसे क्या पूछेगा, ऐसे पूछेगा अर्जुन बांध स्थित है, ऑप्शन ए, ऐसे ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन ए बलिया में, ऑप्शन बी महोबा में, ऑप्शन सी अलीगढ़ में, ऑप्शन डी बुलंदशहर, ऐसे करके देगा। तो क्या जो आप पढ़े होंगे वही ना बता पाएंगे, तुक्का मारने से काम थोड़ा ना होगा। तो आप जो पढ़े वही बता सकते हैं। क्लियर हो गया भाई, इतनी बातें समझ में आया। चलिए अब पेपर में सवाल क्या क्या आया। अभी जो हाल ही के पेपर में एग्जाम हुआ उसमें यह पूछा अहरौरा बांध कहां है, अहरौरा बांध कहां, यह सवाल पूछा। मिर्जापुर के अंदर कहां भाई, अहरौरा बांध कहां, अभी लिखे नहीं लिखे, सवाल पेपर में आ गया था, कहां है, मिर्जापुर में। ठीक है भाई। अच्छा एक बांध का नाम और छूट गया, वो अड़वा बांध, अड़वा बांध, ये भी मिर्जापुर में, लिख लीजिएगा अड़वा बांध लिखिएगा, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, ये छूट गया, ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में भाई। तो इसको भी याद रखना है, ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के अंदर है भाई, ऐसे ही पूछा जाएगा। ठीक है भाई। हाँ तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। और अगर पूछा बघेलखंड, बघेलखंड बुंदेलखंड नहीं, बघेलखंड पूछेगा तो बलरामपुर बताइएगा। बघेलखंड अगर पूछा तो ध्यान से बताइएगा बलरामपुर। हाँ बघेलखंड पूछेगा तो बलरामपुर बता के चलना भाई। बघेलखंड पूछ गयो भाई, ना पूछो कि बलरामपुर कैसे लगाई, ना पूछो, अब बलरामपुर लगा देवे के वो सही रही। बघेलखंड पूछेगा तो क्या बताना है, बलरामपुर बता के चलना भाई। बघेलखंड कहां, बलरामपुर। अहरौरा बांध बता दिया ना, कहां बताएं, मिर्जापुर में। जिरगो जलाशय कहां है, मिर्जापुर में है भाई। जिरगो जलाशय कहां है, तो मिर्जापुर के अंदर पड़ता है जिरगो जलाशय। अब एक सवाल आपको बताना है, नौगढ़ बांध का नाम सुने हैं? वाह भाई वाह, कमाल हो गया। देखो नौगढ़ बांध, ये नौगढ़ वाला बता दियो। नौगढ़ बांध, हाँ तो ये तो कुछ जमुआर नाला ना बतावे के। तो सवाल याद रहे भाई, सवाल पेपर में जो आएगा वैसे ही बताना है। क्लियर हो गया भाई। चलिए तो हाँ अब बताइएगा, उत्तर प्रदेश में कथक संस्थान कहां है? उत्तर प्रदेश कथक संस्थान, हाँ बिल्कुल करेक्ट। उत्तर प्रदेश कथक संस्थान अगर पूछा जाए तो इसका उत्तर लखनऊ बताना है। हाँ उत्तर प्रदेश कथक संस्थान पूछा जाए क्या बताइएगा, लखनऊ बताइएगा। बात समझ में आया भाई, क्या बताना है, तो लखनऊ बता के चलना है। ठीक, पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में, पूछा जाएगा कि बताइएगा पेयजल परियोजना, तो गोकुल बैराज। उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना पूछा जाएगा तो गोकुल बैराज। उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए पेयजल परियोजना तो क्या बताइएगा, इसका उत्तर हो जाएगा गोकुल बैराज। गोकुल बैराज, यही क्या है उत्तर प्रदेश में, पेयजल परियोजना, गोकुल बैराज। लिख लीजिएगा भाई, पेयजल परियोजना अगर पूछा जाए तो नाम है गोकुल बैराज, यही है भाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, गोकुल बैराज इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए तो उत्तर प्रदेश में पहला तैरता हुआ सौर संयंत्र किस नदी पर लगाया गया है, किस बांध पर लगाया गया, लिखिएगा। उत्तर हरिहंद, बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र अगर पूछा जाए, उत्तर प्रदेश में तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहां लगाया गया? उत्तर प्रदेश में तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहां लगाया गया?
तो बताना है सौर ऊर्जा संयंत्र कहां लगाया गया, कहां लगाया गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, रिहंद बांध। हाँ, रिहंद बांध इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, लिख लीजिएगा। तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र अगर पूछा जाए तो रिहंद बांध बताना है। क्या बताना है भाई, हाँ, रिहंद बांध बताइएगा। तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहां है, तो ये रिहंद बांध पर पड़ता। कहां पड़ता भाई, रिहंद बांध पड़ता है। समझ में आया। हाँ, सोनभद्र की बात कर रहे हैं। कहां की बात कर रहे हैं, सोनभद्र की बात कर रहे हैं। छोटी छोटी बातें छोड़ के नहीं चलना, सब लिख लेना। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर का क्या नाम है, वाह भाई वाह। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर शारदा नहर, लिखिएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर अगर पूछा जाए, हाँ, तो इसका उत्तर हो जाएगा शारदा नहर। सबसे लंबी नहर अगर पूछा, नहीं ये नहीं पूछेगा, तो शारदा नहर। हाँ, तो उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर, हाँ, तो याद रखना है शारदा नहर। महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, लिख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर क्या हो जाएगा, शारदा नहर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आप बताइए गोमती नदी कहां से निकलती है, पीलीभीत के फुलहर झील से। गोमती नदी कहां से निकलती है, तो याद रखना है गोमती नदी अगर पूछा जाए, हाँ, ये फुलहर झील पीलीभीत के फुलहर झील से। कहां से निकलती है, हाँ, फुलहर झील से निकलती है, ठीक है भाई। कहां से निकलती है, तो पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है। बात समझ में आ भाई, लिख लीजिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है गोमती नदी। अच्छा, बांसुरी के लिए कौन जिला, पीलीभीत। बांसुरी के लिए पीलीभीत प्रसिद्ध है, बांसुरी के लिए। हाँ, पूछा जाएगा तो बांसुरी पीलीभीत। ठीक है भाई, और बांसुरी वाले हैं हरि प्रसाद चौरसिया। तो हरि प्रसाद चौरसिया क्या, हाँ, तो बांसुरी वादक हैं। हरि प्रसाद चौरसिया पूछा जाए तो बांसुरी वादक हैं। ठीक है भाई, और पीलीभीत वाला जो क्षेत्र है ये यहाँ बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, हाँ, महत्वपूर्ण पॉइंट है। और बताए घंटी एटा, घंटी के लिए क्या है, एटा, घंटी के लिए प्रसिद्ध, लिख लीजिए एटा। हाँ, घंटी अगर पूछा जाए एटा बताइएगा। एटा की बात कर रहे हैं भाई, घंटी पूछा जाएगा तो एटा बताइएगा। हाँ, घंटी पूछा जाए क्या बताना है, एटा बताना है। पूछा जाएगा निचली गंगा नहर, लिख लीजिएगा। निचली गंगा नहर का उद्गम कहां से होता है, निचली गंगा नहर का उद्गम नरौरा से। निचली गंगा नहर का उद्गम नरौरा से। निचली गंगा नहर का उद्गम नरौरा। निचली गंगा नहर का उद्गम पूछा जाए तो निचली गंगा नहर का उद्गम अगर पूछा जाए तो ये बताना है, ये निचली गंगा नहर का उद्गम कहां से होता है, तो ये नरौरा से होता है, नरौरा से, बुलंदशहर से। ठीक है भाई, निचली गंगा का उद्गम कहां से होता है, तो हाँ, तो ये भी याद रखना। चलिए, तो पूछेगा उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र ऐसा जो हमेशा बाढ़ से प्रभावित रहता है, बाढ़ से। सबसे ज्यादा बाढ़ कौन क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में। हाँ, तो उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र हमेशा बाढ़ से प्रभावित रहता है, तो पूछा जाए यूपी में बाढ़ से, हाँ, प्रभावित होने वाला क्षेत्र कौन है भाई, बाढ़ से प्रभावित होने वाला क्षेत्र क्या है, तो याद रखना है ये हो जाएगा आपका पूर्वी क्षेत्र। तो जो पूर्वी क्षेत्र है यही बाढ़ से, बाढ़ग्रस्त वाला क्षेत्र क्या है, पूर्वी क्षेत्र, यही बाढ़ग्रस्त है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा बाढ़ग्रस्त क्या हो जाएगा, तो पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत, हाँ, तो याद रहे उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नलकूप है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत अगर पूछा जाए, सिंचाई का सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत, सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत अगर पूछा जाए तो बताना है क्या हो जाएगा भाई, नलकूप हो जाएगा, नलकूप हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया, नलकूप। चलिए, तो नलकूप माने नल न बूझ गए हो, ऐसा नल न बूझे हो कि नल चलाओ चला थक जाओ। हाँ, हम किसकी बात कर रहे हैं, बोरिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, और अगर हम बात करें सबसे ज्यादा ट्यूबवेल कहाँ है, ट्यूबवेल उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ट्यूबवेल से सिंचाई कहाँ होता है, तो ट्यूबवेल सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। बात समझ में आया भाई, ट्यूबवेल सबसे ज्यादा कहाँ है,
तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ट्यूबवेल है। पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपर्दन से प्रभावित है, तो याद रखना इटावा। अवनालिका अपर्दन नहीं समझ पा रहे हैं, अवनालिका अपर्दन से सबसे ज्यादा प्रभावित अगर पूछा जाए इटावा। हाँ, तो अगर पूछा जाए अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन से, हाँ अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित अगर पूछा जाए जिला, सर्वाधिक प्रभावित जिला अगर पूछा जाए तो क्या बताइएगा भाई, सबसे ज्यादा प्रभावित जिला क्या है, तो इटावा जो है ये सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन से प्रभावित जिला है। ठीक है भाई, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा, और ऐसे ही सवाल पेपर में आते रहते हैं। ठीक है भाई, तो अवनालिका अपर्दन से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला क्या है, तो इटावा बताइएगा। क्या बता के चलना भाई, इटावा बताइएगा। सबसे ज्यादा प्रभावित जिला क्या हो जाएगा, तो इटावा हो जाएगा। बात अगर समझ में आया तो सबसे ज्यादा ट्यूबवेल से सिंचाई कहां, उत्तर प्रदेश में होता। कहां होता भाई, उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल से सबसे ज्यादा सिंचाई होता है। तो बात क्लियर हुआ। तो यूपी में सबसे लंबी नहर क्या, शारदा है। उत्तर प्रदेश में कथक संस्थान कहां है, लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना गोकुल बैराज, यही क्या भाई, पेयजल परियोजना है। यूपी में तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र रिहंद बांध पर लगाया गया, सोनभद्र पिपरी, याद रखिएगा। निचली गंगा का उद्गम नरौरा से, नरौरा बुलंदशहर। गोमती नदी निकलती है पीलीभीत के फुलहर झील से। यूपी में बाढ़ सबसे ज्यादा कहां, पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज्यादा बाढ़ आता भाई। यूपी में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो नलकूप जो है सबसे बड़ा सिंचाई का स्रोत माना जाता है। बात क्लियर हो गया भाई। अच्छा बताइए, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कितने जिले से बहती है, 28 जिले से। उत्तर प्रदेश में गंगा, हाँ बिल्कुल करेक्ट, हाँ यूपी में, हाँ तो याद रहे गंगा नदी, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का प्रवेश कहां से होता है अगर पूछा जाए, तो प्रवेश होता है बिजनौर में, बिजनौर में प्रवेश करती है। और यूपी से गंगा कहां निकलती, यूपी से गंगा, हाँ किस जिले से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है, हाँ तो बिल्कुल करेक्ट, किस जिले से निकलकर, हाँ किस जिले से निकलकर, हाँ किस जिले से निकलकर, यूपी से गंगा के जिले से निकलकर, हाँ बलिया में प्रवेश, बिहार में प्रवेश करती है, बिहार में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। तो कहां से प्रवेश करती है भाई, तो बलिया, कहां से निकल जाती है, बलिया से। ठीक है भाई, तो याद रहे अगर पूछा जाए कै जिले से, यूपी के 28 जिले से गंगा नदी, यूपी के 28 जिले से गंगा नदी बहती है, गंगा नदी बहती है। तो याद रखना है गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 2008, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब दर्जा दिया गया, 2008 में दर्जा दिया गया। समझ में आया भाई, 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। बात अगर समझ में आया तो बताइए भाई, क्लियर हो गया भाई। हाँ, तो गंगा नदी को जो है दर्जा कब दिया गया, 2008 में दिया गया। हाँ, तो मर्यादा पुरुषोत्तम हवाई अड्डा कहां है, अयोध्या में। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की बात कर रहे हैं भाई, तो इसको तो लिखना नहीं, दिमाग में बसा लेना है। जब भी मर्यादा पुरुषोत्तम हवाई अड्डे की बात किया जाए, कहां बताना भाई, अयोध्या बता के चलना। कहां बता देना भाई, अयोध्या बता के चलना है। ठीक है भाई। अब बताइए बमरौली हवाई अड्डा कहां है, बमरौली हाँ, बिल्कुल सही, बमरौली प्रयागराज में। बमरौली हवाई अड्डा अगर पूछा जाए तो बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज, हाँ तो बमरौली हवाई अड्डा जो है प्रयागराज बताना है। कहां बताना है, प्रयागराज बता देना है। बमरौली प्रयागराज में है। अमाउसी, तब मौसी से मिलना तो लखनऊ चलना पड़ेगा, तो अमाउसी कहां मिलेगा भाई, तो लखनऊ में। लेकिन ये बमरौली लिखिएगा, प्रयागराज कहां बताना, प्रयागराज बताना है। ठीक है भाई, चलिए याद रहे जीटी रोड से एक फेवरेट सवाल पूछा जाएगा। जीटी रोड उत्तर प्रदेश के किस जिले से नहीं निकलेगी, तो याद रहे रट लियो, अलीगढ़ रही हो, हम आपसे अलीगढ़ लगा दी हो। जीटी रोड से कहां से नहीं निकलती, तो अलीगढ़ जिले से नहीं गुजरता। ये सवालियम ये ऑप्शन में रहेगा, रट लियो, एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाओ। ठीक है भाई, तो पूछा जाएगा जीटी रोड ग्रांट ट्रंक रोड, याद रहे, का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। जीटी रोड का निर्माण किसने, शेरशाह सूरी ने जो है करवाया था। याद रहे शेरशाह सूरी ने करवाया था। और जीटी रोड
अलीगढ़ से नहीं गुजरती। बात समझ में आया। वैसे शेरशाह सूरी ने जो जीटी रोड बनवाया था 2500 किलोमीटर लंबा, कितना 2500 किलोमीटर लंबा है जीटी रोड, 2500 किलोमीटर लंबा है। बात समझ में आया भाई। तो याद रहे कि बंगाल से चलता था, कहां से, बंगाल से निकलता था, बंगाल से निकलता था अफगानिस्तान तक जाता था। बंगाल से कहां तक, अफगानिस्तान तक। बंगाल से अफगानिस्तान तक 2500 किलोमीटर की दूरी जीटी रोड का निर्माण किसने, शेरशाह सूरी ने करवाया था। बात समझ में आया भाई, कितना 2500 किलोमीटर का निर्माण करवा दिया था। बात समझ में आया। तो बंगाल में गांव का नाम है सोनार गांव, बंगाल के सोनार गांव से चलता था ये रोड। बंगाल के सोनार गांव से चलते हुए यह रोड जाता था कहां पर, अफगानिस्तान तक। कहां तक जाता था, अफगानिस्तान। हाँ, तो याद रहे भाई, हाँ, बंगाल के सोनार गांव से निकलकर यह अफगानिस्तान तक जाता था, 2500 किलोमीटर लंबा। और याद रहे कि उत्तर प्रदेश में कहां से नहीं गुजरता है, अलीगढ़ से नहीं गुजरता। बाकी याद रखिएगा, जो भी रहेगा यही ऑप्शन रहेगा भाई, याद रहे, महत्वपूर्ण पॉइंट है। समझ में आया। चलिए, तो बताइएगा कि मुगल सराय रेलवे स्टेशन या मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा गया, दीनदयाल उपाध्याय, हाँ, जंक्शन। तो याद रखना है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल ऐसे पूछ लें। चलिए, उत्तर प्रदेश में ऐसे तो भारत का वह कौन सा रेलवे स्टेशन है जहां से हर क्षेत्र के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगा, मथुरा से हर क्षेत्र के लिए ट्रेन मिलेगा। हाँ, तो हर जगह के लिए ट्रेन मिल जाएगा मथुरा से। कहां से मिल जाएगा भाई, हर जगह के लिए। तो याद रखना, हाँ, तो याद रखिएगा। लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म किसका, हुबली कर्नाटक, हुबली कर्नाटक का। दूसरा नंबर किसका आता, गोरखपुर। दूसरा नंबर किसका आता भाई, गोरखपुर का आता है। समझ में आया भाई, क्लियर हो गया। चलिए, इतनी बातें समझ में आ गया भाई। तो अमनालिका प्रदन से सबसे ज्यादा प्रभावित जो है इटावा है। हाँ, अब बताइएगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होता है, गोरखपुर। वाह भाई वाह। हाँ, सबसे कम मथुरा में। तो सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा अगर पूछा जाए तो यूपी में सबसे ज्यादा वर्षा गोरखपुर में होता है और न्यूनतम वर्षा मथुरा में। हाँ, तो याद रहे, अगर पूछा जाए कि, हाँ, तो न्यूनतम वर्षा अगर पूछा जाए तो मथुरा बताइएगा। ठीक है भाई। तो यूपी की बात कर रहे हैं भाई, तो याद रहे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गोरखपुर में वर्षा होता है और सबसे कम वर्षा कहां होता भाई, तो मथुरा के अंदर सबसे कम वर्षा होता है। इतनी बातें अगर समझ में आए तो बताइएगा भाई। तो पूछा यह जाएगा जनरथ क्या है, जनरथ क्या है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, तो पूछा जाएगा अगर कि जनरथ क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। जनरथ जो है यह उत्तर प्रदेश में चलने वाली सरकारी बस है, एसी बस है, एसी बस, सरकारी एसी बस है। हाँ, तो हाँ, चलिए, तो ये सरकारी एसी बस है भाई, सरकारी एसी बस। हाँ, तो याद रखना है, सरकारी एसी बस है जनरथ क्या भाई, तो सरकारी एसी बस भी है। तो याद रखिएगा, जनरथ जो है अगर पूछा जाए तो बताइएगा सरकारी एसी क्या है, बस है। ठीक है भाई। चलिए, बात समझ में आया। तो यमुना एक्सप्रेसवे किसे किसे जोड़ता है, यमुना ग्रेटर नोएडा को आगरा से, यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा को आगरा से बताए थे भाई। तो यमुना एक्सप्रेसवे अगर पूछा जाए, यमुना एक्सप्रेसवे अगर पूछा जाए तो ये बताना है ग्रेटर नोएडा को किससे जोड़ता है, ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है आगरा से। ठीक है भाई, ये ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। रट लीजिए सवाल, एक एक सवाल फंसेगा भाई। तो यमुना एक्सप्रेसवे किससे जोड़ता भाई, तो ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ने का बात करता है भाई। समझ में आया। और आगरा में ही दयाल बाग बता दिया, दयाल बाग कहां भाई, आगरा के अंदर ही है भाई। ठीक है, चलिए। हाँ, आगरा यमुना नदी किनारे है और जहांगीर ने उसी के तट पर लगाया था न्याय की जंजीर, सोने की जंजीर, जिसमें 60 घंटियां थी। कितनी घंटियां थी भाई, 60 घंटियां थी। वाह भाई वाह, कमाल हो गई। तो बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में है। यूपी के 28 जिले से गंगा नदी बहती है और गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में दिया गया है और VAT वैल्यू एडेड टैक्स भी 2008 में आया हुआ है। यूपी से गंगा जो किस जिले से निकलकर बिहार में प्रवेश करते हैं, तो बलिया, बलिया, बलिया। ठीक है भाई, बलिया से प्रवेश कहां चल जाती है, बिहार के अंदर। ठीक है भाई। और पटना गंगा नदी किनारे, पटना और कानपुर भी गंगा नदी किनारे। तो यूपी में गंगा नदी का प्रवेश कहां से होता, बिजनौर से होता, बिजनौर से होता है। ठीक है भाई। और बिजनौर में भोक्सा जनजाति पाई जाती है और सबसे कम वर्षा मथुरा में होता है। कहां होता भाई, सबसे कम वर्षा मथुरा में होता है। बात समझ में आया।
और याद रहे मथुरा माने वृंदावन की बात कर रहे हैं। वहीं पर हरिदास जयंती मनाई जाती है, तो हरिदास जयंती वृंदावन, हाँ हरिदास जयंती कहाँ मनाई जाती है, तो मथुरा, वृंदावन ऑप्शन में रहेगा तो बता दीजिएगा। समझ में आया भाई? तो वृंदावन, हरिदास जयंती कहां पर, तो वृंदावन लिख लीजिएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा कर रहे हैं भाई, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यूपी में सबसे ज्यादा वर्षा गोरखपुर में, यमुना एक्सप्रेसवे भी बता दिया भाई। और जनरथ क्या है, तो एसी बस है, हाँ सरकारी एसी बस है, नाम है जनरथ, हाँ जनरथ सरकारी एसी बस का नाम है। हाँ क्लियर हो गया भाई। चलिए अब बताइएगा, उत्तर प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया? वाह भाई वाह, उत्तर प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय अगर पूछा जाए, हाँ हाँ सही है, वाह। तो खेल विश्वविद्यालय मेरठ बताइएगा। उत्तर प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय मेरठ बताइए, क्या बताना भाई, मेरठ बता के चलना है। यहीं पर डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला गया, कहां पर, मेरठ के अंदर ही खोला गया है। और यहीं पर है क्या, यहीं पर बेगम समरू ने चर्च बनवाया था। तो बेगम समरू ने, अगर पूछा जाए बेगम समरू ने अगर पूछा जाए कि चर्च, हाँ चर्च का निर्माण कहाँ करवाया था, तो चर्च का निर्माण कहाँ करवाया था, तो निर्माण, हाँ कहाँ करवाया था, कहाँ करवाया था, तो क्या बताना भाई, हाँ तो इसका उत्तर हो जाएगा सरगना। और सरगना कहाँ पड़ता भाई, मेरठ के अंदर पड़ता। सरगना लिख लीजिए, मेरठ के अंदर पड़ता है। समझ में आया, लिख लीजिएगा। राजीव गांधी अगर पूछा जाए, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ है, बिल्कुल करेक्ट लिख लीजिए, राजीव गांधी राष्ट्रीय, अगर पूछा जाए विमानन विश्वविद्यालय, हाँ तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अगर पूछा जाए तो ये आपको मिलेगा, जगह का नाम पड़ता फुर्सतगंज का, फुर्सतगंज, वाह भाई वाह, हाँ फुर्सतगंज। और ये कहां पड़ता भाई, बरेली, रायबरेली, वाह लिख लीजिएगा फुर्सतगंज। तो राजीव गांधी विमानन विश्व, पायलट बने के तो एडमिशन यही एडमिशन हुई भैया, पायलट बने के, ठीक है। अगर हवाई जहाज उड़ावे के तो यही नाव लिखाई, हाँ क्या कह रहे भाई। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय फुर्सतगंज, कहां पर, फुर्सतगंज बता देना भाई, क्लियर हो गया, महत्वपूर्ण पॉइंट है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अगर पूछा जाए तो फुर्सतगंज बता के चलना है। अब बताइए कैलाश मेला कहां लगता है, आगरा में। कैलाश मेला आगरा में लगता है भाई, कैलाश मेला आगरा में लगता है। कैलाश मेला कहां लगता है भाई, आगरा के अंदर लगता है। बताइएगा राम बारात उत्सव, राम बारात उत्सव भी पूछा जाए तो आगरा के अंदर बताना है। सुलह कुल त्योहार, हाँ सुलह कुल त्योहार बताइएगा भाई, तो सुलह, बिल्कुल करेक्ट, सुलह कुल त्योहार अगर पूछा जाए तो आगरा ही बताइएगा। सुलह कुल त्योहार भी कहां पर, आगरा के अंदर। कैलाश मेला आगरा लिख लीजिए भाई, हाँ बटेश्वर मेला आगरा, बटेश्वर मेला कहां पर, तो बटेश्वर मेला भी आगरा में। बटेश्वर मेला अगर पूछा जाए तो आगरा के अंदर लगता है भाई, आगरा। अब ये बताइएगा, उत्तर प्रदेश में एक रंग बिरंगा मेला जहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग, नौचंदी मेला मेरठ। तो नौचंदी मेला मेरठ में अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का, हाँ ये पूछ लिया जाएगा भाई नौचंदी मेला, तो याद रखना है रंग बिरंगा मेला यही है, इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं, हिंदू मुसलमान दोनों आते हैं, रंग बिरंगा मेला यही है। यही है भाई रंग बिरंगा, हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं। कौन आता भाई, हिंदू मुसलमान दोनों के लिए रंग बिरंगा नौचंदी मेला कहां लगता है, मेरठ के अंदर लगता है। लठमार होली, क्या लठमार होली कहां पर, बरसाना में। कहां पर, बरसाना में लठमार होली कहां होता भाई, तो बरसाना के अंदर होता है लठमार होली, बरसाना के अंदर होता है। बताइए प्रेम मंदिर कहां भाई, प्रेम मंदिर कहां है, प्रेम मंदिर मथुरा में है भाई, प्रेम मंदिर मथुरा में, लठमार होली बरसाना में। तो पूछा जाएगा कि लठमार होली, तो क्या बताइएगा भाई, हाँ लठमार होली कहां होता है, तो ये होता है बरसाना। कहां होता भाई, बरसाने में होता। लठमार होली कहां पर, तो बरसाने के अंदर होता है। बात इतनी समझ में आए भाई। तो यहीं पर मटकी लीला भी होता है। अगर पूछा जाए मटकी लीला कहां होता है, बरसाना में। तो याद रहे मटकी लीला भी अगर पूछा जाए तो बरसाना में होता, मथुरा। मटकी लीला, तो मटकी लीला भी अगर पूछा जाए
तो ये भी कहाँ होता है, बरसाना। और हाँ, मथुरा की बात कर रहे हैं भाई, बरसाना मथुरा में मटकी लीला अगर पूछा जाए तो बरसाना बताइएगा, हम मथुरा के अंदर होता है। बात समझ में आया भाई। चलिए, उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? बिल्कुल करेक्ट भाई, उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव कहाँ लगता है भाई? झांसी में आयुर्वेद महोत्सव। आयुर्वेद महोत्सव अगर पूछा जाए तो ये कहाँ होता भाई? झांसी के अंदर। तो याद रखना है, उत्तर प्रदेश वाला झांसी में, लेकिन भारत वाला केरल में। भारत में केरल में, भारत अगर पूछा जाए आयुर्वेद महोत्सव केरल में। और यूपी वाला कहाँ लगता भाई? उत्तर प्रदेश वाला आयुर्वेद महोत्सव झांसी के अंदर होता। तो दो बातें याद रखिएगा, देव दीपावली वाराणसी में। देव दीपावली अगर पूछा जाए वाराणसी बताइएगा, पूछा जाएगा देव दीपावली तो क्या बताइएगा भाई? देव दीपावली का आयोजन कहाँ होता है? तो वाराणसी के अंदर होता है। देव दीपावली कहाँ बताना भाई? वाराणसी में। नककटैया मेला बनारस में, याद है ना? नककटैया मेला वाराणसी के अंदर। नककटैया भी कल ही बताए शायद। हाँ, तो कैलाश मेला आगरा में, राम बारात आगरा में, सुलहकुल आगरा में, खेल विश्वविद्यालय मेरठ में, और बेगम सबरू ने महान चर्च का निर्माण कहाँ करवाया था? तो सरगना में। और नौचंदी मेला ये रंग बिरंगा मेरठ के अंदर भाई। तो हरिदास जयंती वृंदावन में होता है। और याद रखना है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय फुर्सतगंज, हाँ तो ये रायबरेली में पड़ता है। और मटकी लीला कहाँ होता है? तो मथुरा, बरसाने में, मथुरा याद रखिएगा, समझ में। और तरकुलहा मेला कहाँ लगता है? तरकुलहा मेला भाई गोरखपुर के अंदर। तो तरकुलहा, वाह भाई वाह, तरकुलहा देवी का मेला कहाँ लगता है? तो गोरखपुर जिले में लगता है तरकुलहा देवी का मेला। बात समझ में आया भाई? तो तरकुलहा देवी का मेला याद रखिएगा, ये भी आपको याद रखना भाई। तो आयुर्वेद महोत्सव भी बता दिया। और बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में। देव दीपावली बनारस में। और नककटैया मेला बनारस में। नककटैया मेला बनारस में। और प्रेम मंदिर तो बताए ही हैं, वाह भाई वाह। तो प्रेम मंदिर मथुरा के अंदर, हाँ तो नककटैया बनारस में, ठीक है भाई, नककटैया बनारस में। तो प्रेम मंदिर मथुरा में। जो बोल दिया लिख लीजिए, कापी कलम हाथ रुकना नहीं चाहिए, चलते हुए चलना है, हाथ रोकना नहीं है भाई। चलिए, तो पूछा कर्मा नृत्य कहाँ का है? कर्मा नृत्य सोनभद्र का। कर्मा नृत्य कहाँ का लिखिएगा? कर्मा नृत्य कहाँ का है? तो सोनभद्र का है। कर्मा नृत्य पूछा जाए सोनभद्र का, पूछा जाएगा कि कर्मा नृत्य कहाँ का है, तो क्या बताइएगा? कर्मा नृत्य पूछा जाएगा तो सोनभद्र बताना। क्या बताना भाई? सोनभद्र बता के चलना है। कर्मा नृत्य कहाँ का भाई? तो सोनभद्र का है। कर्मा नृत्य कहाँ का है? सोनभद्र का। अगर पूछा धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड का। धुरिया पूछा जाए तो बुंदेलखंड का है। धुरिया लोक नृत्य अगर पूछा जाए कहाँ का? ये जनजातीय नृत्य है, तो ये कहाँ का भाई? ये है बुंदेलखंड का। कहाँ का हो जाएगा? बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। धोबिया नाच कहाँ का है? धोबिया नृत्य कहाँ का है? तो पूर्वांचल का है। पूर्वांचल का है। धोबिया नृत्य पूर्वांचल का है। कठघोड़वा नाच कहाँ का है? कठघोड़वा पूछा जाएगा तो ये भी पूर्वांचल का है। कठघोड़वा नृत्य भी कहाँ का है? तो पूर्वांचल का है। कहाँ का भाई? तो पूर्वांचल का। कठघोड़वा नाच भी पूर्वांचल का हो जाएगा। बात समझ में आया भाई? चलिए, इतनी बातें याद हो गया, लिख लीजिएगा। कठघोड़वा नृत्य कहाँ का? पूर्वांचल का है। देखेंगे नहीं देखें? देखे होंगे भाई, कठघोड़वा नाच देखे होंगे। समझ में आया भाई? हाँ, तो कठघोड़वा जो है नृत्य जो है ये भी कहाँ का है? तो पूर्वांचल का ही कठघोड़वा नृत्य हो जाएगा। बात क्लियर हो गया भाई? हाँ, तो चलिए भाई, तो अब जो है हाँ यहीं पर विराम लेने का समय आ गया भाई। तो अगले एपिसोड में कल हम लोग उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।